हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार। क्या आपको नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? गुड इवनिंग। सबोला आर्मी कैसी है? जल्दी बताएंगे। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई कैसी चल रही है फटाफट से बताओ, और फिर बेटा शुरू करेंगे आज का लेक्चर। ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। रिवाइज करके आए हो? वैसे पिछली क्लास में कमेंट्स तो ऐसे थे कि आप लोगों को, मुझे लगता नहीं है ज्यादा रिवीजन की जरूरत है, बट बेटा हम कराएंगे, रिवीजन कराएंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी की रीडिंग भी कराएंगे, और बिना टाइम की बर्बादी किए बेटा शुरू करेंगे। आज कितनी डेट है? आज 19 अप्रैल, 19 अप्रैल 2024, बहुत जल्द आएगा 19 अप्रैल 2025, और सपोला आर्मी का आएगा नीट एग्जाम, है ना? घबराए हुए होंगे, डरे हुए होंगे, पढ़े हुए होंगे तो भी डरे हुए होंगे, बट इट्स ओके। थोड़ा बहुत डर लगता है, प्रिपरेशन करने के बाद कहेंगे मैम को तो देखो ना बढ़िया है 2025 नीट एग्जाम और ये वो, है ना? चलिए जी शुरू करते हैं बेटा। आज हमें करना है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस भी करना है, यहाँ पे लिखा नहीं है। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे कंट्रोल होता है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड बेटा आज हमें करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन स्टार्ट तो कर ही देंगे। ठीक है, यस। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम वेटिंग फॉर नीट एग्जाम। हाँ ऑब्वियसली वेट तो करना ही चाहिए, और चलाएंगे बेटा समाप्ति एक्सप्रेस, और एक बारी क्विक रिवीजन करेंगे। यस, कुछ क्वेश्चंस भी है, 2-3 क्वेश्चंस भी है जो हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो एक बारी बेटा क्विक रिवीजन करते हैं पिछली क्लास का। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, मैं ऐसे बेटा ट्रैवल करके आई हूं ना कि क्या बताऊं, बस गई हूं और आ गई हूं, ऐसे है। आप लोगों को तो मैं बता के गई थी कि मेरी एक जो कोटा की फ्रेंड थी, उनकी वेडिंग थी, तो मैं बस एक रात के लिए उनकी वेडिंग अटेंड करने के लिए गई थी, और मैं बस गई और आई, और मैं जस्ट बेटा अभी ऑफिस पहुंची हूँ 3 बजे, और 4 बजे से आपकी क्लास है, तो मतलब भागा भागा दौड़ा दौड़ा सा, बहुत भागे भागे में आई हूँ। तो मैं गई थी मुजफ्फरनगर या मुजफ्फरपुर, कंफ्यूज हो रही हूँ मैं, बिहार में। और एंड आप विश्वास मानो मुझे शादी में भी सपोले मिले, ठीक है, स्टूडेंट्स मिल गए, तो अच्छा तो लगता ही है बेटा, आप लोगों से मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम आपने बताया क्यों नहीं है हमारे, क्योंकि बेटा मैं एक ही रात के लिए बेटा गई थी, तो आप लोगों को कैसे बताती। बट आप लोगों से बहुत जल्द मिलेंगे यार, और जब नीट रिजल्ट सेलिब्रेशन होगा, है ना, आप लोग जरूर आना और आपसे जरूर मिलेंगे। आप लोगों से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड इट्स ऑलवेज अ प्राउड फीलिंग। बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि मुजफ्फरपुर, हाँ मुजफ्फरपुर गए थे। तो बहुत ही दिल से अच्छा लगता है जब आप आते हैं और बात करते हैं, है ना। हर जगह बेटा सपोला आर्मी फैल चुकी है, और कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। अगर वैसे नहीं मिले तो रिजल्ट सेलिब्रेशन में जरूर मिलेंगे बेटा, और आप बहुत बढ़िया से पढ़ाई कीजिए कि हमें मौका मिले, आपसे हम मिले बेटा, और बातें करें, चाय पार्टी करें, दिल से दिल की बात करें। स्क्रीन के पीछे से जो पढ़ रहे हैं सामने आइए, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों से बहुत जल्द ऐसे मुलाकात होगी। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं बेटा समाप्ति एक्सप्रेस। ठीक है, समाप्ति एक्सप्रेस शुरू करते हैं, और एक बारी क्विक रिवीजन करते हैं मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों। चलिए नोटबुक को बंद करो बेटा, एक बारी नोटबुक को बंद करो। यस, एक बारी नोटबुक को बंद करो, नोटबुक को बंद करो, और मेरे साथ क्विक रिवीजन करो। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में, हमने पीनस पढ़ा था। पीनस में हमने बोला था इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यूज इरेक्शन में पीनस के हेल्प करते हैं। इरेक्शन एंड एनलार्जमेंट ऑफ द पीनस, उससे क्या होता है, इंसेमिनेशन हो पाता है। इंसेमिनेशन अगर होना है तो पीनस इरेक्शन की जरूरत है। फिर हमने बोला था मैम पीनस का एनलार्ज फ्रंट पार्ट ग्लैंड्स पीनस, उसमें फोरस्किन होती है, फोरस्किन या प्रिप्यूस बोलते हैं, जो रिट्रैक्टाइल होती है। फिर हमने पढ़े थे मेल असेसरी ग्लैंड्स। मेल असेसरी ग्लैंड्स में हमने पढ़ा सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। मैम इन सारे ग्लैंड्स का मिल के जो सिक्रीशन होता है उसे क्या बोला जाता है बेटा, उसे बोला जाता है सेमाइनल प्लाज्मा। बेटा ईमानदारी से रिवाइज करो बेटा, देखो ईमानदार, बिल्कुल ईमानदारी से, मैंने लास्ट क्लास में बोला था ना, सेमाइनल प्लाज्मा इन तीनों का सिक्रीशन होता है बेटा, और सेमाइनल प्लाज्मा के साथ जब स्पर्म्स मिल जाते हैं ना बेटा, तो ये कहलाता है आपका सीमन,
ये कहलाता है आपका सीमन। अब बेटा हमने तीनों ग्लैंड्स को कंपेयर किया था, हमने सेमाइनल वेसिकल्स को कहा था कि वो पेयर्ड होते हैं, हमने बेटा प्रोस्टेट को कहा वो सिंगल होते हैं, हमने बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स को कहा कि वो पेयर्ड होते हैं। सेमाइनल वेसिकल्स की लोकेशन जो थी बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड की लोकेशन बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, बल्बो यूरेथ्रल की लोकेशन साइड्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ये तीनों सेमाइनल प्लाज्मा सिक्रीट करते हैं, बट हाईएस्ट सिक्रीशन होता है सेमाइनल वेसिकल्स का, 60 से 70% कंट्रीब्यूशन होता है, 20 से 25% बेटा कंट्रीब्यूशन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, और 5 से 10% कंट्रीब्यूशन होता है बेटा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स का। मैंने आपको ये भी बोला था कि एनसीईआरटी में अलग से नहीं बताया हुआ है कि सेमाइनल वेसिकल क्या बनाता है, प्रोस्टेट क्या बनाता है, बट बल्बो यूरेथ्रल जिसको काउवर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, उसके लिए एक चीज मेंशन की हुई है कि उसका जो म्यूकस प्रोडक्शन होता है दैट हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ पीनस। मैंने ये भी आपसे कहा था कि सेमाइनल प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन में बड़े सारे एंजाइम्स होते हैं, आयंस होते हैं लाइक कैल्शियम आयंस, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं बेटा, म्यूकस होता है, ये ओवरऑल सेमाइनल प्लाज्मा का कंट्रीब्यूशन है। फिर हमने पढ़ा बेटा गेमेटोजेनेसिस, एक बारी मैंने साइड्स ऑफ क्या बोल दिया, साइड्स ऑफ यूरेथ्रा, अरे यूरिनरी ब्लैडर, अरे ठीक है भाई मुंह से निकल गई, गलती हो जाती है कभी कभी भाई, खुद तो पता तो अभी तो कुछ था नहीं, यहाँ पे आके पढ़ गए हीरो बन के, यूरेथ्रा होता है, हाँ साइड्स ऑफ यूरेथ्रा होता है, गलती से बोल दिया यूरिनरी ब्लैडर, इतनी जल्दी जो बोल रही हूं। चलो इतना अच्छा पढ़ाया है कि तुम सही आंसर बता रहे हो, तो अच्छा कौन हुआ, मैं। चलो इधर आओ, फिर बेटा हमने स्पर्मेटोजेनेसिस करी थी। स्पर्मेटोजेनेसिस को क्विकली रिवाइज करो बेटा। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस को कहते हैं जो मेल्स में प्यूबर्टी के वक्त में चालू होता है। और क्यों चालू होता है, क्योंकि उस वक्त में हार्मोन्स बेटा बढ़े हुए होते हैं। हार्मोन्स कौन से बढ़े हुए होते हैं, हाइपोथैलेमस के जैसे गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, GnRH। लर्न करो क्लास में, इसके बाद मत बोलना कि स्पर्मेटोजेनेसिस भी मैम याद नहीं आ रही है। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, इसका अमाउंट बढ़ता है तो मैम पिट्यूटरी का भी जो दो हार्मोन है ना, जिसे बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेटा, इन्हें बोला जाता है गोनाडोट्रोफिन्स। आज मैं इनका नाम वापस से बताऊंगी, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनकी 11th बर्बाद है, यानी कि 99% बच्चों को मैं आज पढ़ाऊंगी जब बेटा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो मैं इन हार्मोन के नाम वापस से बताऊंगी। इन हार्मोन की बढ़ी हुई मात्रा के कारण स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट होती है, और सबसे पहले जिन स्ट्रक्चर से बेटा हम चालू करते हैं वो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं बेटा, स्पर्मेटोगोनिया, इसकी प्लॉइडी थी 2n। स्पर्मेटोगोनिया बोल लो या स्पर्मेटोगोनियम बोल लो, स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं बेटा प्लॉइडी 2n होती है, और 2n प्लॉइडी को आप कैसे लिख सकते हैं बेटा, 46 क्रोमोसोम्स लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं 44 प्लस XY। ये जरूर याद रखिएगा कि इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। मैम स्पर्मेटोगोनिया क्या करती है, स्पर्मेटोगोनिया बेटा माइटोटिकली डिवाइड करती है, अपने नंबर को इंक्रीज करती है। मैम माइटोटिकली डिवाइड करेगी तो ऑब्वियसली मैम इसकी प्लॉइडी में चेंज नहीं आएगा, और एनसीईआरटी भी ऐसे ही कहती है बेटा माइटोटिक डिफरेंशिएशन, माइटोटिक डिफरेंशिएशन करती है मैम, इसकी प्लॉइडी में कोई चेंज नहीं आता है, कोई बदलाव नहीं आता है। और मैम वैसे तो जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे और आप जूलॉजी का बहुत सारा पोर्शन आपको मेडिकल कॉलेज में पढ़ना, ऑब्वियस सी बात है बेटा, मेजर तो आपको यही सब्जेक्ट पढ़ना होता है आगे, तो आप जब देखेंगे बेटा कि इन्हीं में से कुछ जो होते हैं किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, नॉट ऑल, बट एनसीईआरटी ने बहुत बेटा डिटेल नहीं दिया हुआ। अगर मैम इन्हीं में से कुछ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आप इनको बोल रहे हो, तो मैम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की जो प्लॉइडी होगी वो भी सेम होगी, और इसका मतलब मैम मैं इसे 44 प्लस XY लिख सकती हूँ क्योंकि डिप्लॉयड है, 46 2n डिप्लॉयड। मैम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है मियोसिस 1, और मियोसिस 1 होता है रिडक्शनल डिवीजन। हाँ बेटा स्पर्मियोजेनेसिस में वापस से रिवाइज कराऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो पूछ रहा है ना प्लॉइडी क्या होती है, सही बता रही हूँ बेटा, पिटाई लगेगी सही में, पढ़ के आया करो पिछली क्लास। मियोसिस 1 होती है इसमें बेटा, और मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन होती है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, तो मैम एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और क्योंकि मैम ये रिडक्शनल डिवीजन है तो इसकी प्लॉइडी हाफ हो जाती है, यानी कि n हो जाएगी। तो मैम एक जगह पे आप लिख दो 22 प्लस एक्स, एक जगह पे लिख दो मैम 22 प्लस वाई, डिवाइड करना है इक्वली, इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुई है ना। फिर बेटा हम कह रहे हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होता है, तो आपके पास 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ना।
आपके पास दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होगा, तो एक का बनेगा 2, एक का बनेगा 2, टोटल बन गए 4। ये स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं? इनकी प्लॉइडी तो सेम रहेगी क्योंकि मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन है। मैम इससे जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं इन्हें बोलते हैं स्पर्मेटिड। बेटा याद रखो, स्पर्मेटिड जो होते हैं ना वो गोल गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, गोल गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो एक्स वाले से बना उसकी प्लॉइडी एक्स ही होगी, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स। जो वाई से बना बेटा उसकी प्लॉइडी 22 प्लस वाई होगी, 22 प्लस वाई, है ना। और मैम इन्हीं स्पर्मेटिड जो गोल गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना मैम, इन्हीं स्पर्मेटिड से आगे जाके स्पर्म्स बनते हैं, या स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं बेटा उसे, स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ इन्हीं से बनेंगे बेटा। और इसकी कितनी प्यारी हमने एनिमेशन देखी थी अब तक की ना बेटा, जितने भी बच्चों को अभी तक मैंने पढ़ाया है ये वाली एनिमेशन पहली बार यूज हुई है, तो आगे मेरे अगर यकीन बैच भी कभी आता है तो मैं होपफुली उनको भी दिखाना पसंद करूंगी। बड़ी अच्छी वीडियो हमने जो देखी थी कि कैसे बेहतरीन तरीके से बेटा ये स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होती है, और आज हम इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। इनकी प्लॉइडी भी एन होती है। और बेटा इनको कन्वर्ट करने में किसने मदद किया था? स्पर्मेटिड, गोल गोल स्पर्मेटिड को इस तरीके के मोटाइल, मोटाइल मतलब जो मूव कर सकते हैं, ऐसे मोटाइल स्पर्म्स में कन्वर्ट करने में किसने हेल्प किया था बेटा? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, SMF। किसका फैक्टर था ये मैम? ये फैक्टर सर्टोली सेल का था, जिसने गोल गोल स्पर्मेटिड को इमोटाइल नहीं, क्या बोलते हैं, इमोटाइल बोलते हैं क्या, नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड को मोटाइल स्पर्म्स में कन्वर्ट किया, मैच्योरेशन करवाई। बेसिकली ये मैच्योर हो चुका है ना। अच्छा, मैंने 2-3 टर्म्स बताए थे और आप लोगों को मैं वापस से वो टर्म्स को क्लियर करती हूँ, और एनसीईआरटी जो होमवर्क में दी थी उसको फटाफट से बेटा एक बार रीड करेंगे, ठीक है। तो हमने बोला बेटा एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक होता है बेटा स्पर्मियोजेनेसिस, और एक होता है स्पर्मिएशन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो थी वो पूरे इवेंट को बोलते हैं, जो पूरा प्रोसेस है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और एक आपने पढ़ा था स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का क्या मतलब था बेटा? जेनेसिस मतलब जनरेशन, स्पर्मियो का मतलब स्पर्म की जनरेशन। तो स्पर्म की जनरेशन स्पेसिफिकली बेटा कौन से स्टेप में हुई? इस वाले स्टेप में। तो इस वाले स्टेप को बेसिकली बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्म की जनरेशन जब स्पर्मेटिड्स हो रही है तो उसे स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। फिर बेटा एक लास्ट टर्म हमने पढ़ा था स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन की 2 डेफिनेशन होती है। एक होती है बेटा द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। जो एनसीईआरटी की डेफिनेशन, द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। होता ये है ना बेटा, अब आपको मैं थोड़ा धीरे से एक बार ये वाली बात भी बता देती हूँ कि होता ये है कि एक्चुअल में ना बेटा ये सारे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, अब इतना डिटेल एनसीईआरटी नहीं कहती है, बट ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस सर्टोली सेल्स इन सबको मदद कर रही होती है। तो इन सबका कहीं ना कहीं बेटा आपको अटैचमेंट दिखता है सर्टोली सेल से। एनसीईआरटी में तो दिया हुआ है सिर्फ स्पर्म्स का अटैचमेंट होता है। स्पर्म हेड गेट एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मिएशन, जो मैं आपको अभी रीड कराऊंगी। बट होता ये सारे स्ट्रक्चर्स ही अटैच्ड होते हैं, और इवेंचुअली अल्टीमेटली क्या होता है कि जो सर्टोली सेल में आपका स्पर्म का सर घुसा हुआ है ना बेटा, उसको वहां से रिलीज होना होता है, क्योंकि उसको बाहर जाना है भाई। तो एनसीईआरटी कहती है कि उसी का रिलीज होना, उसका रिलीज कहाँ होना? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाना, उसे कहते हैं स्पर्मिएशन। और नीट में जो आया था बेटा, यस नीट में जो आया था वो था द रिलीज ऑफ द स्पर्म इनटू द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। तो ठीक है, दोनों डेफिनेशन करेक्ट है, दोनों डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो बेटा वो रिलीज होके ल्यूमन में ही जाएगी। ल्यूमन मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का वो खाली स्पेस। आप सबको याद आ रहा है कि नहीं? पहले मेरे को एक थम्स अप देके बताओ, फिर मैं आपको बताती हूँ। आप सबको याद आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ, आप सबको याद आ रहा है कि नहीं? ये वाला बनाना मत। ये जैसे कि ये स्पर्म्स थे ना बेटा, और ये सर्टोली सेल है, समझो ये सर्टोली सेल है। तो आपका जो स्पर्म का सर है वो सर्टोली सेल में धसा हुआ है। अब सर्टोली सेल में धसा हुआ है तो पहले तो ये यहां से निकलेगा ना यार, यहां से निकलेगा तो ल्यूमन में रिलीज हुआ। तो आप स्पर्मिएशन की दोनों तरीके की डेफिनेशन बोल सकते हो, बट बेटा नीट वाली डेफिनेशन याद रखना। नीट वाली मतलब जो नीट में 2 बार ना बेटा उसी स्टेटमेंट को करेक्ट माना है, तो आप वो वाली स्टेटमेंट को इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एनसीईआरटी कहते हैं द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ही रिलीज हो गई,
ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको पता दोनों चीजें होनी चाहिए। आपको याद आ रहा है 11th में हमने एक चीज पढ़ी थी लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी, जहां बड़ी कंफ्यूजिंग चीज देते हैं कि कभी कहते हैं कि आपके स्कल में 22 बोन्स है, कभी कहते हैं 23 बोन्स है। जिन्होंने 11th नहीं पढ़ी है वो रिलेट नहीं कर पाएंगे, जब मैं आपको 11th रिवाइज कराऊंगी तो बताऊंगी। दोनों ही उन्होंने करेक्ट माना है। जब वो 22 बोन्स कहते हैं तो वो कहते हैं क्रेनियम और फेशियल, जब वो 23 बोन्स कहते हैं तो कहते हैं हायोइड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन स्कल। तो एनसीईआरटी खुद बेटा उसको मौत आती है, बट आपको एज अ स्टूडेंट सारी चीजें पता होनी चाहिए कि एनसीईआरटी में क्या दिया। आई एम श्योर कोई दिक्कत नहीं है बेटा। एक बार थम्स अप दे दो अगर बेटा क्विक रिवीजन बढ़िया से हो गया आप लोगों का। अगर आप लोगों का रिवीजन बढ़िया से हो गया तो एक थम्स अप दे दो। मैं एज अ टीचर आप लोगों को एक चीज बोलूंगी, सब्जेक्ट के पीछे सिर्फ दौड़ो मत कि टॉपिक कंप्लीट हो जाए, टॉपिक कंप्लीट हो जाए। नहीं बेटा, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में लास्ट में कराऊंगी, ठीक है। सब्जेक्ट के पीछे ऐसे मत भागो कि सिर्फ टॉपिक कंप्लीट हो जाए। आप बेटा सिर्फ टॉपिक की कंप्लीशन के लिए नहीं आए हैं, आप बढ़िया से टॉपिक को समझने के लिए आए, तो आप भी मत भागो। और बेटा भागने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल सही स्पीड में चल रहे हैं, हमारा सिलेबस बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, तो कोई लोड नहीं है, हम बिल्कुल बढ़िया जा रहे हैं, ठीक है। चलो गैमीटोजेनेसिस एक बार एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। एक बार एनसीईआरटी खोलो बेटा, एनसीईआरटी से भी पढ़ लो तो कोई चांस ही नहीं रहेगा कि आपको मतलब कोई चीज छूटी है। The primary sex organ testis in the male and the ovary in the female produce gamete, that is the sperm and ovum respectively, by the process called gametogenesis, है ना। हम कहते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल्स में होता है टेस्टिस, फीमेल में होती है ओवरी। प्राइमरी क्यों बोला? क्योंकि गैमीट बनाती है, ओवरी बनाती है एग, टेस्टिस बनाता है स्पर्म, ठीक है ना। अच्छा, इन टेस्टिस इमेच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया, ऑब्वियसली बात है मैम स्पर्मेटोगोनिया इमेच्योर होगी ना, क्योंकि मेच्योर तो स्पर्म्स है। तो इमेच्योर स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। तो इमेच्योर स्पर्मेटोगोनिया से पूरा जो स्पर्म बना उस पूरे प्रोसेस को बोला स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि चालू होती है प्यूबर्टी के टाइम पे, ठीक है। द स्पर्मेटोगोनिया singular spermatogonium present on inside the wall of seminiferous tubule multiply by mitotic division। ये वाली बात मैं आपसे कह रही थी कि बेटा देखो ओवरऑल स्पर्मेटोजेनेसिस में बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको ध्यान से सुनिए, अभी कमेंट मत करना बेटा, अभी कमेंट मत करना, अभी सिर्फ ध्यान से सुनो, अपनी अपनी एनसीईआरटी निकालो ना बेटा, अभी से सुनो इस लाइन की कितनी इंपॉर्टेंस है। देखो ओवरऑल अगर आप देखोगे पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में, पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस में मियोसिस भी हो रहा है, माइटोसिस भी हो रहा है, बट अगर आपसे ये जो लाइन आप ध्यान से देखोगे तो कह रहे हैं spermatogonia present on the inside wall of seminiferous tubule multiply by mitotic division and increase in number। स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो माइटोटिकली डिवाइड करता है और वो इंक्रीज करता है अपने नंबर को। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही तो प्रेजेंट है ना बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 सेल्स थे, एक सेल होता है स्पर्मेटोगोनियम और एक सेल होता है सर्टोली सेल, है ना। Each spermatogonium is diploid, बिल्कुल सही बात है मैम, डिप्लॉइड होता है, 46 क्रोमोसोम होता है, बिल्कुल मैम अभी रिवाइज किया हमने। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, आप देख रहे हो एनसीईआरटी कितनी शातिर है, कितनी शातिर। मैंने आपको बोला ना एनसीईआरटी ने डिटेल में नहीं दिया हुआ है, बट एनसीईआरटी कितनी चंट है, देखो क्या दिया है, सम। आपसे मैंने अभी पढ़ाते वक्त क्या कहा था कि जब आप डिटेल में मेडिकल कॉलेज में अगर बाई चांस से पढ़ते हो, सारे स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नहीं बनते, सम लिखा हुआ है। और ये सम वर्ड, फ्यू वर्ड, ऑल वर्ड बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे मेरे साथ एनसीईआरटी यहाँ पे रीड करेंगे, स्पेशली इसकी ये इंपॉर्टेंस होती है कि आप मेरे साथ साथ में इन वर्ड्स पे एम्फेसिस कर पाओ। आप खुद रीड करते हो ना, आप स्किप कर जाते हो, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली सम, ठीक है, यस। Some of the spermatogonia called primary spermatocyte periodically undergo meiosis, ठीक है। तो पहली बात तो कुछ स्पर्मेटोगोनिया एक्चुअल में अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ाते हैं, उसके लिए भी एक स्टेप होता है बट वो दिया नहीं हुआ है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बोलते हैं, बट आपके इसमें नहीं है। जिनको आप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हो, that undergoes meiosis। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक्चुअल में अंडरगोज बेटा क्या, periodically undergoes meiosis, सही बात है मैम। A primary spermatocyte completes the first meiotic division, और first meiotic division को reduction division बोलते हैं, leading to the formation of two equal। यहाँ पे ये equal word क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तुम जब
oogenesis पढ़ोगे तो oogenesis में इक्वल डिवीजन नहीं होती, उसका भी कारण है। तो मेल्स में जब भी आप डिवाइड कर रहे हो प्राइमरी को तो इक्वल भागों में डिवाइड कर रहे हो, प्राइमरी से सेकेंडरी। जब सेकेंडरी से स्पर्मेटेड बना रहे हो तो भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। फीमेल में इक्वल डिवीजन नहीं होती है बेटा, फीमेल में अनइक्वल डिवीजन होती है साइटोप्लाज्म की। तो यहाँ पे बेसिकली इक्वल डिवीजन हो रही है, हैप्लॉइड सेल्स बन रहे हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी से मैम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स ईच, यानी आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मैम हैप्लॉइड प्लॉइडी है, 23 क्रोमोसोम्स है। लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड मेयोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटेड। ऑब्वियसली बेटा 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, एक का बना 2, एक का बना 2, टोटल बन गए 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटेड। Meiosis to इक्वेशनल डिवीजन है। What would be the chromosome number in the spermatid? ऑलरेडी बता चुकी हूं, फिर भी यहां लिख लो, फिर भी यहां लिख लो हैप्लॉइड। मेडिजी आ जाएगी इसी महीने के लास्ट में, बता तो दिया था मैंने इंस्टाग्राम पे भी बेटा, है ना। चलो तो एन हो गया फीमेल वाला बेटा, अभी मैंने समझाया नहीं ना उमर बेटा, फीमेल वाला जब पढ़ाऊंगी तभी समझाऊंगी बेटा। Spermatid are transformed into spermatozoa or sperms by the process called as spermiogenesis. Very important term, sperm की generation. After अब इस लाइन से बच्चा एक्चुअल में कंफ्यूज होता है, मैंने डाउट्स में भी देखा था और आपके उस दिन के और आज के डाउट्स में आज रात को ही लूंगी, ठीक है, आप अपने डाउट्स पूछ लेना। After spermiogenesis, sperms had become embedded in the Sertoli cell, which are finally released from the seminiferous tubule by the process called as spermiation. तो बच्चे को लगता है मैम स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद क्या उसकी एम्बेडेड हुई, एक्चुअल में बेटा मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर अटैच्ड टू द सर्टोली सेल्स, इसमें मेंशन नहीं है, सब अटैच्ड होते हैं, बट इसमें बस वो लास्ट वाला स्टेप मेंशन किया हुआ है कि स्पर्मियोजेनेसिस हुआ, सर्टोली सेल के अंदर स्पर्म का हेड एम्बेडेड है, और बट अल्टीमेटली तो मैम उसको वहां से निकलना है ना, माँ कब तक उसका ख्याल रखेगी, बाहर की दुनिया में तो जाना पड़ेगा, खुद से फाइट मारना पड़ेगा, तो बेटा वो घर से निकलती है फिर, तो सर्टोली सेल से वो निकल जाती है और इवेंचुअली आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर हो जाती है, या तो बोलो स्पर्मिएशन या तो बोलो ल्यूमन में रिलीज हो जाती है, उससे बोलते हो स्पर्मिएशन। इस डायग्राम में बेटा एक दुख दर्द और समस्या है ना, इस डायग्राम में एक दुख दर्द समस्या ये है जो आप मुझे बताओगे, बताओ इस डायग्राम में क्या दुख दर्द समस्या है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन दिखाया हुआ है, अब बच्चे को मैं बता रही हूँ ना, समझ ही नहीं आएगा कि ये सेक्शन कैसे दिखाया हुआ है, तुम्हें आधे बच्चों को शायद समझ में आ जाए, आधे बच्चों को नहीं समझ में आएगा कि ये सेक्शन दिखाया कैसे है मैम, ये समझ नहीं आ रहा कि ये बनाया कैसे है। तो जैसे आप बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाते हो ना, ऐसे से बनाते हो गोल सा, और ऐसे से गोल सा बना के बेटा, अरे इतनी भी ब्राइटनेस नहीं है भाई, इतनी भी ब्राइटनेस नहीं है, जब ब्राइटनेस होती नहीं है तो अंधेरा होता है तो शक्ल दिखा दो मैम, जब ज्यादा चमक रहा है, इतनी भी नहीं है यार, इतना तो मैनेज कर सकते हो। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जैसे है ना बेटा, यस पिज्जा जैसे, एक बच्चे ने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया, मतलब तुम सपोले पिज्जा ही याद आता है तुम्हें, एकदम पिज्जा ही इमेजिन कर पाते हो, जैसे पिज्जा की स्लाइस है, बट बिल्कुल सही इमेजिन किया। कभी कभी ना सपोलो का दिमाग बड़ा तेज चलता है, जैसे पिज्जा के स्लाइस करते हो ऐसे, वैसे ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्लाइस कर दिया है तुमने। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ऐसे साइड साइड में स्पर्मेटोगोनिया होते हैं ना, और ये ल्यूमन वाला हिस्सा होता है, तो फिलहाल तुम ये वाला हिस्सा देख रहे हो बेटा, शानदार, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है तुमने, आई लाइक इट, आई रियली लाइक इट, बहुत अच्छा तुमने एग्जाम्पल दिया, बहुत मजा आया यार। चलो कम से कम थोड़ा तो दिमाग है, 11th बर्बाद है ठीक है कोई बात नहीं, पर दिमाग है ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा तुम्हारे साथ। तो ये ऐसा स्लाइस दिखाया हुआ है बेटा, ठीक है ना, और ये दिखाया हुआ है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से बेटा आगे जाके स्टेजेस बनते रहते हैं, जिसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, और लेबलिंग को बेटा ध्यान से देखना है, ध्यान से, ठीक है। ये वाले जो स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, सर्टोली सेल दिखाए हुए हैं, सर्टोली सेल दिखाए हुए हैं, ये आपको दिखाया हुआ है बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आगे जाके बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद दिखाया है स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से बनेगा स्पर्मेटोजोआ। पर एक बारी मुझे एक बात बताओ, इसमें कौन सा डायग्राम गलत दिखाया हुआ है एक्चुअल में? जो चीज यहाँ पे गलत दिखाई हुई है ना बेटा, वो है स्पर्मेटिड का मुंह, स्पर्मेटिड की शक्ल गलत दिखाई हुई है। एक्चुअल में स्पर्मेटिड इस तरीके के स्ट्रक्चर्स नहीं होते, स्पर्मेटिड राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर नॉट लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, इनकी शक्ल गलत दिखाई हुई है, ठीक है। तो इनकी शक्ल ऐसी वाली नहीं होती है बेटा, वो स्पर्म की शक्ल होती है। बट एनीवे आप डायग्राम एनसीईआरटी वाला फिर भी याद रख लो, ठीक है, आप डायग्राम फिर भी एनसीईआरटी वाला याद रख लो, ठीक है।
चैट्स आप लोग के क्यों बंद हो गए बेटा? समझ में आ गया? यस एवरीबॉडी, डन डन डन, थम्स अप। बेटा तुम्हारा ना चैट्स चलना बंद हो गया है, चैट चलना बंद हो गया। आई थिंक बेटा हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बार ये वाला डायग्राम भी देखो। स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, माइटोटिक डिफरेंशिएशन दिखा रखा है। ये बेटा स्पर्मेटोगोनिया का ही माइटोटिक डिफरेंशिएशन है। इसमें से कुछ होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जिनमें मियोसिस 1 होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बेटा होता है मियोसिस 2। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है स्पर्मेटिड। यहाँ स्पर्मेटिड की शक्ल देखो। और बेटा स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। ये वाला लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क करो। डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं और मैच्योरेशन भी बोल सकते हैं। डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं, मैच्योरेशन भी बोल सकते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस भी बोल सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना, इवेंचुअली बेटा स्पर्म्स बन जाएंगे। कोई दुख दर्द समस्या? आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस यस, चलो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। हेडिंग डालो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। बेटा तुम्हारे चैट्स ना फ्रीज हो गए, मैं एक बार इसको ठीक कराती हूँ, ठीक है? चलो तुम मेरे साथ स्टार्ट करो, होपफुली तुम्हारा हो गया है। चलो अब बेटा हम स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर हार्मोन। चैट्स नहीं चल रहे 5 मिनट से। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जो है बेटा, हम स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर हम बेटा हार्मोन का कंट्रोल देखेंगे कि कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस को हार्मोन इन्फ्लुएंस करता है। तो हमारा जो पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर बेटा हम क्या करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बढ़े हुए चलेंगे। तो अगर मैं बेटा स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करूं, जैसे आप स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बोलते हो, तो स्पर्म को आप डिवाइड कर सकते हो। स्पर्म कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 हेड, नंबर 2, हाँ जहां चैट चल रहे ना उसको कोने में थोड़ा लगा दे, नेक, नंबर 3 मिडिल पीस। इसका भी एक 3D डायग्राम देखेंगे बेटा, हालांकि तुम्हें 3D की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैम खुद ही अच्छे से बना देंगी, बट फिर भी हम देख लेंगे एक डायग्राम। एंड नंबर 4 बेटा टेल। इसका डायग्राम बनाएंगे। मैक्सिमम चीजों की लेबलिंग बेटा हम डायग्राम के साथ ही करेंगे, ठीक है? यस, डन 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 कर लो। 4 पार्ट्स। सिया बेटा बिल्कुल सही, तुषार गुड, यस, लव यू बेटा सुदर्शन, वेरी गुड पवन, यस, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर, ठीक है? चलिए जल्दी जल्दी बेटा, ये वाला डन हो गया है, यस। अब हम एक डायग्राम बनाएंगे और मैं आपको पहले बता देती हूं डायग्राम कैसे बनेगा। डायग्राम ऐसे बनेगा बेटा, ये देखो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है? ऐसा टेढ़ा सा मैं बनाऊंगी, जैसे हम न्यूरॉन का डायग्राम बनाते थे ना, टेढ़ा करके बनाते थे, और हम ऐसे ऐसे लेबलिंग करेंगे। तो आप कुछ इस तरीके से बनाना कि इस तरीके से आप लेबल कर पाओ, पहले ही मैं बता दे रही हूं। अगर आपके पास हाफ पेज का भी स्पेस है तो आप हाफ पेज में भी बना सकते हो, आपको लैंडस्केप में भी करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल पोर्ट्रेट में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सारा कुछ बता दिया जो तुम इससे पहले कि मुझसे पूछो, अरे भाई ये क्या हुआ, ये सारा मिटा तो दिया था। हद है यार। चलो चलिए जी बेटा, पेंसिल से बनाना, मैं मिटा लूंगी, तुम मिटा नहीं पाओगे फिर, पता है ना क्या करते हो तुम लोग। अरे भाई यार, एक गर्म पानी भिजवा देना तो युगल। अब हो सकता है बेटा मैं ज्यादा डायग्राम पे फोकस करूं, तो हो सकता है कि मैं कुछ बोलूं ना, और तुम भी मत बोलो, मेरे साथ साथ में बनाओ, ताकि एक्स्ट्रा टाइम फिर तुम फालतू में ना लो।
सबसे लंबी स्पर्म की टेल होती है, तो ऐसे बनाना कि सबसे लंबी तुम्हें स्पर्म की टेल ही नजर आए बेटा। ठीक है, हाय ज्यादा बेटा डेंटिंग पेंटिंग करने की जरूरत नहीं है, मैम का तो काम ही है पेंटिंग करती रहेंगी, तुम जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ में बनाओ। एक बनाएंगे हैप्लॉइड न्यूक्लियस, यस, फिर बनाएंगे सेंट्रीओल्स जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, फिर बनाएंगे एक्सियल फिलामेंट, विच इज द टेल, फिर बनाएंगे माइटोचॉन्ड्रिया, कई नॉन साइंस स्टूडेंट बोलते हैं ना माइटोचॉन्ड्रिया, कुछ ज्यादा ही बेटा कलरफुल बन गया ना, पर हमेशा ऐसा ही बनता है, नथिंग न्यू। सब कुछ हमें डायग्राम में लिखना है, तो बहुत ज्यादा पोथियां नहीं बनानी अलग से, वी विल ट्राई टू राइट एवरीथिंग डाउन इन द डायग्राम। चलिए जी, सबसे पहले बेटा स्पर्म के पार्ट्स को लेबल किया जाए। वैसे तो डायग्राम को देख के तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा बेटा, यस, दिस इज बेटा द हेड पार्ट, नंबर 1 the head of the sperm, this is beta the number 2 part, this is the neck of the sperm, this is beta the number 3 part, sorry हाँ 3 तो हुआ ना, the middle piece, and this is beta the number 4 part, tail। आप लोगों को पार्ट्स क्लियर हुए? एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी ने जितना दिया है, पहली बात तो तुम्हें बहुत ज्यादा पीएचडी करनी भी नहीं है, एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है कतई ये किसी भी एंगल से सपोला नहीं लग रहा है। अपना कंपैरिजन देखो भैया, कर भी कैसे रहे हो, वाह भाई वाह भाई वाह, ये उम्मीद तो नहीं थी मुझे तुमसे। चलो क्या कह रहे हैं बेटा, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल, पार्ट्स तो समझ में आ रहे हैं ना। अब बेटा हम सबसे पहले हर एक पार्ट जो एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है एक एक चीज उसको डिस्कस करते हैं, फिर एनसीईआरटी से रीड करते हैं। बिकॉज स्पर्म स्पर्मेटोजोआ इज अ सेल, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ सेल है, तो ऑब्वियस सी बात है मैम इसके चारों ओर जो मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप लेबलिंग इसकी कहीं पे भी किसी भी जगह पे कर सकते हो, मैं यहाँ पे कर रही हूँ और मैं उसके ब्रैकेट में ही लिख दूंगी कि अगर मैं लिख रही हूँ कि मैम दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका मतलब ये सिर्फ सर पे नहीं है स्पर्म के, बल्कि ये थ्रू आउट द स्पर्म, पूरे स्पर्म को कवर कर रही है, पूरे स्पर्म को कवर कर रही है, राइट। तो मैं कहूंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर्स द होल स्पर्म, कवर्स द होल स्पर्म। एक तो बेटा ना पहले बोर्ड में मौत आती थी कि कहीं पे भी लिखा हुआ हो जाता था, अब बोर्ड में ना चीजें गायब हो जाती है, पता नहीं क्या होता है इस बोर्ड को, ठीक है, यस। अब बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो एक्चुअल में भी ऐसे भी प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, आगे आपको टॉपिक्स में पढ़ने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक जो मैंने बेटा पीला बनाया हुआ है
और एक जो मैंने हरा बनाया हुआ है। जो मैंने येलो कलर का स्ट्रक्चर बनाया है स्पर्म के हेड में, वो स्ट्रक्चर पहली बात तो कहलाता है कैप लाइक स्ट्रक्चर। ऐसा लग रहा है ये ग्रीन के ऊपर एक कैप है, एक ग्रीन के ऊपर एक कैप है, तो ये जो ग्रीन के ऊपर कैप है ना बेटा, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर कहलाती है एक्रोसोम। क्या कहलाती है, मेरे साथ बोलो, एक्रोसोम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक्रोसोम बनी किससे होती है, एक्चुअल में स्पर्म किससे बना होता है बेटा, ये गोल गोल स्पर्मेटिड से बना होता है ना। तो गोल गोल स्पर्मेटिड के अंदर तो खूब सारा साइटोप्लाज्म था, सेल ऑर्गेनेलीज थी, तो उसी गोल गोल स्पर्मेटिड में जो गोल्गी बॉडी थी ना, वो गोल्गी बॉडी जो होती है उसी से बनता है एक्रोसोम। गोल्गी बॉडी से डिराइव्ड होता है एक्रोसोम। हालांकि एनसीईआरटी में ये दिया नहीं है कि एक्रोसोम किससे बना, बट आप ये याद रख सकते हो कि एक्रोसोम जो कि एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, जो मैं ये बता रही हूं मैम, जो कि ये बता रही हूं मैं, इस साइड इसलिए लिख रही हूं क्योंकि इसके बारे में अभी हमें बेटा कुछ लिखना है, कुछ कुछ। एक्रोसोम ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हेड में प्रेजेंट है, एंड दिस हैज बेटा वेरियस एंजाइम्स। क्यों जरूरी है मैम एंजाइम्स, अभी मैम बताएंगी। तो पहली बात तो मैं लिख रही हूं, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी से बना होता है, डिराइव्ड होता है, डिराइव्ड फ्रॉम गोल्गी बॉडी। दूसरी बात मैं लिख रही हूं बेटा, कैप लाइक स्ट्रक्चर, कैप लाइक स्ट्रक्चर above the nucleus, above the nucleus, filled with, युगल भाई नॉर्मल कर दे, ये है ना, filled with enzymes। क्यों चाहिए, कोई सपोला बताएगा, एंजाइम्स क्यों चाहिए मैम एक्रोसोम में। हाँ आकांक्षा बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड अदिति, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है ना। ये देखो आए हैं ज्ञानी बाबा, सार्थक दिवाकर, देखो इनका ज्ञान। आई थिंक दिस शुड बी टॉट, दिस शुड नॉट बी टॉट इन द क्लास, दिस शुड बी टॉट आफ्टर 18+। अरे बेटा जिसके बुद्धि में बेटा, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है ना, उसको 18+, 25+, 26+ में भी नहीं पढ़ा सकते। मतलब पढ़ने वाले टॉपिक को अगर तुम वैसे देखोगे जैसे पता नहीं क्या है, तो 18+, 20+ डजंट मैटर। क्या बातें कर रहा है भाई, कौन सी सेंचुरी में जी रहा है तू सार्थक। देखना अपना ज्ञान बेटा, ज्ञान बहाने आ जाते हैं एकदम बच्चे, ज्ञान। आई थिंक जैसे तो बिल्कुल अभी इन्हीं के ऊपर बेटा एक लॉ बनेगा, हमारे लक्ष्य बैच का लॉ। चलिए जी, एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स को बोला जाता है स्पर्म लाइसेंस। इनका जो नाम होता है ना बेटा एंजाइम्स, एंजाइम्स नोन एज स्पर्म लाइसेंस। इसकी हम ज्यादा चर्चा यहां पे नहीं करेंगे। स्पर्म लाइसेंस बोलते हैं, लाइसेंस जो होते हैं ये ओवरऑल एंजाइम्स का नाम है। स्पर्म लाइसेंस में बहुत सारे एंजाइम्स है, बहुत सारे एंजाइम्स है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जोना लाइसेंस वगैरह वगैरह, बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं इन स्पर्म लाइसेंस में। ये ग्रुप ऑफ एंजाइम है। इसका काम क्या है बेटा, इसका काम ये है कि भाई स्पर्म जाएगा, oocyte को पेनिट्रेट करेगा, ओवा को पेनिट्रेट करेगा। ओवा को पेनिट्रेट करना इतना आसान नहीं है बेटा। oocyte की बड़ी सारी दीवारें होती हैं, जिन दीवारों को तोड़ के स्पर्म पेनिट्रेट करता है और रेस जीतता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बेटा तुम्हारे सामने इतनी सारी बाधाएं हैं, डिस्ट्रैक्शंस है, डीमोटिवेशन है, शादियां हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। तुम उन सारे डिस्ट्रैक्शन को जब बेटा क्रॉस करके आगे जाओगे, तभी तुम आगे मेडिकल सीट तक पहुंच पाओगे। तो स्पर्म भी बेटा oocyte की दीवारों को बेटा भेदते हुए जाता है अपने टारगेट के पास। तो भेदने के लिए इसको चाहिए होते हैं एंजाइम्स, जो कहां भरे हुए होते हैं, जो भरे हुए होते हैं एक्रोसोम के अंदर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज दीज स्पर्म लाइसेंस हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो तभी हो पाएगा ना बेटा जब आप oocyte तक पहुंच पाओगे।
उस साइड तक पहुंचने के लिए उस साइड की दीवारों को तोड़ना पड़ेगा। यस एवरीबॉडी, राइट? यस, डन 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 डन। इतना काफी है इस टॉपिक के लिए एक्रोसोम में। इसके अलावा मैम आपको हेड में हमें क्या नजर आ रहा है? हेड में हमें नजर आ रहा है मैम ये स्ट्रक्चर और ये न्यूक्लियस है बेटा, और ऑब्वियसली बात है हैप्लॉइड न्यूक्लियस है क्योंकि स्पर्म हैप्लॉइड ही तो है। सो दिस इज द न्यूक्लियस, बेसिकली यू कैन से इट्स हैप्लॉइड। हैप्लॉइड तो है ही मैम, दिस इज द न्यूक्लियस। कोई दुखदर्द समस्या? अगर आप ओवरऑल स्पर्म में देखोगे ना बेटा, ऑफ कोर्स न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, बिल्कुल सही बेटा। अगर आप स्पर्म को देखोगे तो स्पर्म के पास ज्यादा साइटोप्लाज्म नहीं होता। डिटेल में पढ़ाते तो बेटा उसके साइटोप्लाज्म के लिए भी एक टर्म दिया जाता है, बट वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है। वो जो छोटू सा इत्तू सा साइटोप्लाज्म इसके पास होता है। और बेटा इसको कोई दिक्कत भी नहीं होती है कि इसके पास ज्यादा साइटोप्लाज्म नहीं है, पर इसके एक्सप्लेनेशन मैं आगे दूंगी जब मैं फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगी। अभी तो हम एक नीचे नोट डाल के लिख लेंगे कि स्पर्म के पास ज्यादा साइटोप्लाज्म होता नहीं है। वेरी वेरी लेस साइटोप्लाज्म स्पर्म हैज, बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म नहीं है। तो हेड से एसोसिएटेड मैंने तुम्हें दो स्ट्रक्चर बता दिए, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम और एक मैंने आपको बता दिया हैप्लॉइड न्यूक्लियस। फिर आते हैं इसके नेक पर। एनसीईआरटी ने नेक के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ। एनसीईआरटी ने इसके नेक के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो आप ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं लिखेंगे। दो बात लिख लो जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, दैट्स ऑल। बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आप अगर देखोगे ना बेटा नेक में इसके पास ना ये दो डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाए हुए हैं, इसको कहां लिखें? एक काम करते हैं, रुको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं थोड़ा ऐसे लिख देती हूं, जगह बनेगी, अब बन जाएगी, है ना? तो एक आपको बेटा ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है और एक आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है। एक कहलाता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक कहलाता है डिस्टल सेंट्रियोल। तो ऊपर वाला जो गोला बनाया हुआ है जो प्रॉक्सिमल मतलब हेड के पास है, जैसे प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमिटी मतलब नजदीक, डिस्टल मतलब दूर। तो ये मैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बना रही हूं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। इसका कोई काम लिखने की जरूरत नहीं है, करता तो है ये क्लीवेज डिवीजन में हेल्प करता है, लेकिन आपको लिखना नहीं है, ठीक है? और ये जो रेड कलर का मैंने बनाया हुआ है ये है डिस्टल, दूर वाला, डिस्टल सेंट्रियोल। इसके बारे में लिख लो कि इसका काम क्या होता है डिस्टल सेंट्रियोल का। बेसिकली ये दोनों सेंट्रियोल्स जो हैं ये नेक में प्रेजेंट है बेटा। स्पर्म के नेक में ये दोनों सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। एंड विश्वास मानो बेटा जो एनसीईआरटी में नहीं दिया होता ना, बहुत ज्यादा अतिरिक्त पूछा नहीं जाता है, तो प्लीज ज्यादा नहीं लिखना, ठीक है? ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है बेटा, इसके बारे में लिख सकते हो, इट फॉर्म्स द एग रियल फिलामेंट। इट फॉर्म्स द एग रियल फिलामेंट। इट फॉर्म्स एग्जियल फिलामेंट। एग्जियल फिलामेंट कहां दिख रही है? टेल में मैम। अगर ये एग्जियल फिलामेंट टेल में नहीं होता तो मैम टेल की मूवमेंट ही नहीं हो पाती। टेल जो मूव कर रहा है, इट्स बिकॉज द टेल इज हैविंग दिस एग्जियल फिलामेंट। व्हाट इज क्लीवेज डिवीजन? क्लीवेज डिवीजन जब क्लीवेज पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी नहीं है क्लीवेज डिवीजन का टॉपिक। सो दिस इज द एग्जियल फिलामेंट। और आपको पता तो है ही बेटा, स्पर्म अगर मूव ही ना कर पाए तो फिर किस बात का स्पर्म? स्पर्म होने पर वो है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? ओहो, धिक्कार धिक्कार। एक्सियल फिलामेंट इन टेल जो आपके डिस्टल सेंट्रियोल ने बनाया, मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। स्पर्म जो मूव कर रहा है वो इसी टेल की वजह से तो कर रहा है मैम। लानत, धिक्कार, कलंक, ये सब बातें तुम्हें बहुत अच्छे से आती है। देख रहे हो कैसे कैसे शब्द तुम्हारे मुंह से निकल रहे हैं, तुरंत निकलते हैं। और अगर ये स्पर्म का टेल मूव नहीं करता है ना तो इनफर्टिलिटी हो जाती है। आप देखोगे, अभी मैं आपको एक डेटा बताऊंगी जिस डेटा के अनुसार कितने प्रतिशत बेटा स्पर्म्स की मोटिलिटी होनी चाहिए, कितने प्रतिशत स्पर्म की शक्ल सूरत ठीक होनी चाहिए। अब तुम कहोगे मैम शक्ल सूरत भी ठीक होनी चाहिए क्या? ऑफ कोर्स ठीक होनी चाहिए बेटा।
कई बार डिस्टॉर्टेड स्पर्म हो जाते हैं, मतलब जैसी शक्ल इनकी दिखनी चाहिए ना कि हेड होना चाहिए, नेक होना चाहिए, मिडल पीस होना चाहिए, टेल होना चाहिए, ऐसी शक्ल नहीं होती। ये एक एबनॉर्मल टाइप ऑफ स्पर्म है। किसी में मोटिलिटी नहीं होती, किसी की शक्ल ठीक नहीं होती। तो बेटा जी ऐसे स्पर्म्स भी ओवा को फर्टिलाइज नहीं कर पाते, ऐसे भी स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज नहीं कर पाते, किसी काम के नहीं होते। अभी मैं वो डेटा बताऊंगी, ठीक है। हाँ, सारा पढ़ के आ गए, बड़े एनसीईआरटी से देख देख के टेप टेक के बता रहे हैं, हीरो बन रहे एकदम 60% 40%। चलो अब बेटा अगर तुम मिडल पीस को देखोगे तो मिडल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडल पीस इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिडल पीस में ये जो चीज आपको नजर आ रही है ना, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहीं लेबल किया है? नहीं ना। दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। मिडल पीस के अंदर होते हैं 25 से 30 स्पाइरली अरेंज्ड, तभी मैंने थोड़ा स्पाइरली अरेंज्ड को ऐसे, अभी मैं आपको 3D में दिखाऊंगी, स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया 25 से 30। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये तो एक नॉन साइंस स्टूडेंट को भी मैं पूछूं कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, तो बेटा वो भी बता देगा, पावर हाउस। तो एनर्जी जो स्पर्म को मिलती है फॉर द मूवमेंट, द एनर्जी फॉर द स्विमिंग। आपको पता है स्पर्म कैसे स्विम करता है? आपको जब मैं फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगी तो आप देखोगे टेल कैसे मूव करता है। पता है ऐसे नहीं जाता जो तुम सोच रहे हो कि सिंपल टेल ऐसे मूव करेगा, ठीक है। टेल पता है कैसे मूव करता है एक्चुअल में बेटा? जब आप देखोगे ना वीडियोस, टेल ऐसे मूव करता है, ऐसे गोल गोल, आगे तो जा रहा है, ऐसे 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 मूव करता है, ऐसे ऐसे। इसे बोलते हैं विप्लैश मूवमेंट ऑफ टेल, ऐसे 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 करके जाता है। तो मैं दिखाऊंगी ये वीडियो भी तुम्हें एनिमेशन में। एंड वो एनर्जी जो आती है, वो एनर्जी आती है इस माइटोकॉन्ड्रिया से। तो ये कहां पे प्रेजेंट है बेटा? मिडल पीस में। मिडल पीस हैज माइटोकॉन्ड्रिया। एंड कितने माइटोकॉन्ड्रिया है मैम? 25 से 30 अरेंज्ड स्पाइरली, अरेंज्ड स्पाइरली। ये जो बेटा मैंने वर्ड्स बोले ना, विप्लैश मूवमेंट ऑफ टेल, लोड मत लो, मैं ये सारी चीजें लिखवाऊंगी। तुम सारा ना बेटा एक ही जगह पे, मैं तुम्हें कुछ कुछ चीजें बताती हूँ रिलेट करवाने के लिए, इसका मतलब ये नहीं सब यहीं पे छाप लो, ठीक है ना। बस आपको अलग से पोथियां बनानी ही नहीं है, जो बेटा हमने पढ़ा हमने सारा का सारा यहाँ पे लिख दिया है, सारा का सारा हमने यहाँ पे लिख दिया। आपको अलग से इसको वापस से छापने की जरूरत नहीं है। पहले यहां तक जब डन कर लोगे तो एक बेटा थम्स अप देना। डन 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 डन। बेटा अगर डन हो गया है तो एक बारी बता देना। एक बारी मैं 3D दिखा देती हूँ, वैसे तो जरूरत नहीं है, मैंने इतने अच्छे से आपको बना के बता दिया है, बट स्टिल लेट मी शो यू वंस, ठीक है। अच्छा इसके बारे में एक चीज लिख लो ना, प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मोटिलिटी, ये लिख लो, प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मोटिलिटी, मूवमेंट। मोटिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। ये वाली लाइन लिख लो। शानदार, जानदार। क्लास में लर्न कर रहे हो ना बेटा जी, मतलब ऐसे पढ़ो बेटा कि ना एटलीस्ट 12th में जूलॉजी में तो मौत ही ना आए बेटा लास्ट तक। बाकी सारे सब्जेक्ट भी पढ़ो, बट मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर सकती हूँ, सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको तुम, हाँ चलो एक बारी देखें। ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है भाई, ये मूव करेगा। हाँ ओ भाई ये क्या हो रहा है, पता नहीं बेटा ये कितना मूव कर पाएगा। इसको भी मौत आ रही है भाई, घूम जा, इतना ही घूम रहा है बेटा, घूम ही नहीं रहा है ज्यादा। ये रहा घूमा घूमा घूमा। अरे राम जी, मैं नहीं कर पा रही बेटा इससे ज्यादा, ठीक है। जब ना बेटा मैं लैपटॉप में अपने देखती हूँ तो बढ़िया दिख रहा था, यहाँ पे जूम ही नहीं हो रहा है, लैपटॉप में हो जाता है। सो दिस इज बेसिकली द स्पर्म। इसमें नेक तुमको प्रॉपर्ली दिख नहीं पा रहा है, बट आपको दिख रहा है बेटा ये टेल पार्ट, ये आपको दिख रहा है स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। ये आपको स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, ये आपको बेटा न्यूक्लियस दिख रहा है,
और आपको बहुत क्लियरली नजर आ रहा है बेटा ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जो थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ये है बेटा एक्रोसोम, ये है एक्रोसोम। तो हेड, छोटा सा नेक होता है, इसमें नेक दिख नहीं रहा है, मिडिल पीस एंड टेल। मैं एनसीईआरटी का भी डायग्राम आपको दिखाती हूँ, इसकी तो बेटा हद हो गई यार, हट, ये देख रहे हो यार। चलो, बट आपको बेटा वैसे भी डायग्राम से समझ आ गया है, और एनसीईआरटी से भी मैं एक बार आपको दिखा दूंगी, ठीक है जी। चलिए 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 चलिए, हाँ वैसे भी बेटा स्पर्म के लिए ना जरूरत भी नहीं होती, डायग्राम से ही आपको इतनी क्लैरिटी आ जाती है कि कह रहे सब्सक्रिप्शन ले लो, हाँ ले लेती हूँ, चलो ले लेती हूँ, सर को बोलती हूँ सब्सक्रिप्शन दिला दे मेरे को, है ना। चलो चलिए बेटा, स्पर्म का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिखो ना, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिखो। चलो नंबर 1 बेटा लिखते हैं, ड्यूरिंग इंसेमिनेशन, ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डेटा बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ड्यूरिंग इंसेमिनेशन बच्चों, ड्यूरिंग इंसेमिनेशन। अच्छा देखो एक बात बताओ, तुम मेरी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट करते हो कि नहीं करते हो? हाँ ठीक है, मजाक मस्ती अपनी जगह होती है, बट करते हो कि नहीं करते हो? तो बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि क्या आपको कैसे बिहेव करना चाहिए क्लास में, है ना। तो बेटा क्या हुआ, इंसेमिनेशन के वक्त में कितने स्पर्म रिलीज होते हैं बेटा? देखो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज्ड, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स बेटा रिलीज होते। इमेजिन, इमेजिन इतने स्पर्म्स रिलीज हुए। और जब आप बेटा आगे देखोगे ना, हाँ चलो, तो फिर लव यू बोलते हो, रिस्पेक्ट करते हो, दिल से रिस्पेक्ट करते हो, दिल से प्यार करते हो। मैं जब तुमसे मिलती हूं ना तो मुझे पता चलता है कि प्यार है, बहुत इमेंस प्यार है, और मैं उस प्यार के लिए बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ। तो फिर प्यार ही दिखाओ ना यार, है ना। चलो 200 से 300 मिलियन स्पर्म, आपको पता है बेटा आधों की तो इंसेमिनेशन होती है जब, तो आधे जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मूव करते हैं तो आधों की तो बैंड बज जाती है। अभी हम देखेंगे बैंड कैसे बजती है। और एग के पास ना सिर्फ 200 से 300 ही पहुंच पाते हैं, और फ्यूज कौन कर पाता है? सिर्फ एक। 200 से 300 मिलियन रिलीज हुए, सिर्फ 200 से 300 पहुंच पाए। ये तुम्हें अपनी कहानी नहीं लग रही है? 25 लाख स्टूडेंट नीट का एग्जाम देते हैं, सीट कितनी है? बहुत कम, ओनली इन फ्यू थाउजेंड्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आधे तो नॉन सीरियस स्टूडेंट देते हैं, सिर्फ फॉर्म भरते हैं, देख के आएंगे, ठीक है। सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स बड़े कम, उसमें से भी फिल्टर आउट हो जाते हैं, और कितने कम लोगों को सीट मिलती है। वही कहानी है बेटा। 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स बेटा आर रिलीज्ड ड्यूरिंग इंसेमिनेशन, या ऐसे बोल सकते हो जैसे एनसीईआरटी ने कहा है। देखो इजैक्यूलेशन और इंसेमिनेशन में क्या फर्क है? इजैक्यूलेशन, इंसेमिनेशन वर्ड यूज करते हो स्पेशली जब आप बात करो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर बेटा क्या जा चुका है? स्पर्म। और अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं है, जस्ट हम बात कर रहे हैं कि इजैक्यूलेशन में कितने स्पर्म्स आए, तो भी बेटा अच्छा वो बात मैं एक्चुअली बेटा थोड़ा सा मिटा के लिखवा दूं, क्योंकि ना बात मुझे वही लिखनी है कि एक इजैक्यूलेशन में कितना सीमन रिलीज होता है और उसमें कितने स्पर्म्स होते हैं। बात एकदम सेम है, कहानी सेम है। एक इजैक्यूलेशन में जितना सीमन रिलीज हो रहा है, स्पर्म है उसमें, उतना ही तो बेटा इंसेमिनेशन में होगा ना। तो लेकिन इसको लिखने का तरीका मैं थोड़ा एनसीईआरटी वाला लिखना चाह रही हूँ, तो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम बेटा देखो, अब इंसेमिनेशन की जगह ना मैं ऐसे लिख रही हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट मुझे टाइम दो, आई एम सॉरी, तुम्हें थोड़ा सा काटना पड़ रहा है, ठीक है। मैं ऐसे लिखूंगी, ड्यूरिंग वन इजैक्यूलेशन
ड्यूरिंग वन इजैक्यूलेशन, दोनों में अंतर तो समझ में आया ना बेटा? ड्यूरिंग वन इजैक्यूलेशन 2.5 to 5 ml सीमन इज रिलीज्ड। एक्चुअल में ये वाला डेटा मुझे बताना था जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए इस तरीके से लिख रही हूं। इतना सीमन, ऑब्वियस सी बात है, चाहे आप इजैक्यूलेशन बोलो चाहे आप इंसेमिनेशन बोलो, नहीं काटो क्या होता है, काट तो दिया मैंने। तुम एक बार में बड़ा सही करते हो, अपना पेपर देखना सब्जेक्टिव का 10 बार काट के आओगे। जो बच्चा लिख रहा है ना मत काटो, उसका देखना सब्जेक्टिव में कितनी बार काट काट के पेपर होता है। इजैक्यूलेशन बोलो तो इंसेमिनेशन वर्ड स्पेसिफिकली यूज कर रहे हो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म गया तो, ठीक है। और अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं है, नॉर्मल इजैक्यूलेशन हो रहा है, तो आप बोल रहे हो कि इजैक्यूलेशन। एक इजैक्यूलेशन में कितना सीमन बाहर आता है बेटा? 2.5 से 2.5 से 5 ml। अगर आप बोल रहे हो कि वो मेल फर्टाइल है, सुनना मेरी बात, हम कह रहे हैं कि अगर हम कहते हैं कि वो मेल फर्टाइल है, नॉर्मल फर्टिलिटी है उसकी, तो उसके इतने सीमन में बेटा एटलीस्ट 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होने चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हो? इन वन इजैक्यूलेशन बेटा 2.5 to 5 ml सीमन इज रिलीज्ड। बोला दैट फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए बेटा स्पर्म्स कितने होते हैं? 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स। मतलब एक्चुअल में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स तो इन टोटल रिलीज हो रहे हैं। अब अगर हम कहें कि इसमें से कितने परसेंट स्पर्म्स की नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए और कितने परसेंट स्पर्म की नॉर्मल मोटिलिटी होनी चाहिए, तब जाके हम उस मेल को एक फर्टाइल मेल कंसिडर करेंगे। अभी समझना, इतना सीमन तो रिलीज हुआ एक इजैक्यूलेशन में, इतने सीमन के अंदर मैम इट हैज 200 से 300 मिलियन स्पर्म। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेटा बता रही हूं। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी at least इतने में से मिनिमम बेटा 60% should have normal shape and size, should have normal shape and size। अगर 200 मिलियन 300 मिलियन में से 60% की भी नॉर्मल शेप एंड साइज है तो भी चलेगा। 60% की एटलीस्ट बेटा नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए। एक बच्चा जो डेटा में कंफ्यूज होता है वो ये है, आगे 40% वाला डेटा बोला हुआ है, पहले तो बेटा इसका 60% जो है 200 से 300 मिलियन का 60% जो है उसकी शक्ल सूरत ठीक होनी चाहिए। और जिनकी शक्ल सूरत सही है, यानी उस 60% में से 40% की विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए, तभी आप बोल रहे हैं कि दैट इज अ नॉर्मल फर्टिलिटी केस। आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? एक इजैक्यूलेशन में कितना सीमन रिलीज हुआ? 2.5 से 5 ml। उस सीमन में टोटल कितने स्पर्म्स निकले? 200 से 300 मिलियन। अब मैं कह रही हूं भैया ठीक है 200 से 300 मिलियन तो निकल गए, अब मैं आपको आगे वो वाली बात भी लिखवाऊंगी फर्टिलाइजेशन में से कि इतने में से सिर्फ 200 से 300 ही पहुंच पाते हैं एक के पास। पर मैं अभी क्या कह रही हूं कि ठीक है 2.5 से 5 ml सीमन रिलीज हुआ, इसमें इतना स्पर्म था। अब मैं कह रही हूं इतने स्पर्म में से एटलीस्ट 60% की नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए, और उस 60% का 40% शुड शो विगरस मोटिलिटी, तब जाके वो नॉर्मल फर्टिलिटी का केस है। आई थिंक अब आपको समझ लग गया होगा। इसमें से 60% शुड हैव अ नॉर्मल शेप एंड साइज, आउट ऑफ विच 40% should show विगरस मतलब तेजी के साथ, मोटिलिटी मतलब मूवमेंट, विगरस मोटिलिटी फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी तो तुमने लिखा हुआ है, विगरस मोटिलिटी, दैट्स ऑल। एक बार इस डेटा को देख लो, एक बार इस डेटा को देख लो बेटा, एक बार इस डेटा को देख लो और एक बार ही बता दो बेटा कि कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है।
जल्दी से बेटा, जल्दी से, कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है? मैम इज इट पॉसिबल कि स्पर्म रिलीज ही ना हो? बेटा एक्चुअल में एक केस होता है ओलिगोस्पर्मिया का। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, बहुत ही कम स्पर्म रिलीज होते हैं। एजूस्पर्मिया का भी केस होता है, ठीक है, बट उतनी डिटेलिंग आपके एनसीईआरटी में है नहीं। ओलिगोस्पर्मिया, एजूस्पर्मिया, एस्थीनोस्पर्मिया, ये अलग अलग केसेस हैं स्पर्म से रिलेटेड। इजैक्यूलेशन मतलब बेटा नॉर्मल रिलीज ऑफ स्पर्म। नॉर्मल रिलीज ऑफ स्पर्म जो हुआ दैट इज इजैक्यूलेशन। क्या दिक्कत है इसमें? विग्रस मोटिलिटी मतलब तेजी के साथ मूवमेंट। एनसीईआरटी की रीडिंग करा दूं स्पर्म की? एनसीईआरटी की रीडिंग करा दूं बेटा स्पर्म की? अरे विग्रस का मतलब मैं 10 बार बता चुकी हूँ, वापस से मत बेटा नाटक करो ज्यादा। हाँ, विग्रस मतलब तेजी के साथ। देखो, हाँ, वायबिलिटी ऑफ स्पर्म, एक बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, वो मैं बता रही हूँ। देखो ये स्पर्म का स्ट्रक्चर बेटा, एक बारी स्पर्म के स्ट्रक्चर में ये हेड रहा, ये नेक रहा बेटा, बहुत छोटा सा होता है, ये बेटा मिडल पीस रहा, और ये टेल रहा। आपको मिडिल पीस में क्या दिखाया हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग। आपको बेटा हेड में दिखाया हुआ है ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस कंटेनिंग द क्रोमोसोमल मटेरियल, ऑब्वियसली बेटा न्यूक्लियस के अंदर होगा। फिर ये है बेटा एक्रोसोम, कैप लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के ऊपर है, ये हेड हो गया। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा जो पूरे स्पर्म को कवर कर रहा होता है, ठीक है। Let us examine the structure of sperm. It is a microscopic structure. Obviously microscope के अंदर visible होता है, आप naked eyes से नहीं देख पा रहे हो बेटा स्पर्म्स को। It is composed of a head, neck, middle piece and tail. बच्चा अक्सर neck को भूल जाता है बेटा, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे बॉडी को बेटा एनक्लोज करती है स्पर्म के। द स्पर्म हेड कंटेन्स इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। मैम स्पर्म के अंदर इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है बेटा। एक्चुअली में ना इसी की ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा है इसलिए ऐसा दिख रहा है। आप ना अपनी एनसीईआरटी खोला करो बेटा, जब मैं इसे रीड करा रही होती हूँ तो आप एक बार अपनी एनसीईआरटी खोला करो, है ना। एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम। न्यूक्लियस के ऊपर एंटीरियर पोर्शन मतलब उसके एंटीरियर आगे वाले हिस्से में क्या होता है मैम? कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम इज फिल्ड विद बेटा एंजाइम्स व्हिच हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। कैसे फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है? क्योंकि मैम उसके पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स के थ्रू हेल्प करता है। द मिडिल पीस possesses numerous mitochondria which produce the energy for movement of tail that facilitate sperm motility essential for fertilization। मैम एनर्जी आती है माइटोकॉन्ड्रिया से, 25 से 30 माइटोकॉन्ड्रिया है मैम हमारे मिडिल पीस के अंदर। जो टेल की जो मूवमेंट होती है उसको जो एनर्जी चाहिए होती है मैम, वो एनर्जी विगरस मोटिलिटी के लिए। विगरस का मतलब मैंने आपको बोला ना बेटा, मतलब विगरस मतलब बहुत स्पीड मूवमेंट, विगरस तेजी के साथ। जैसे विगरस प्रिपरेशन होती है ना, बहुत ही तेजी के साथ प्रिपरेशन करना, वैसे विगरस मोटिलिटी होती है। द ह्यूमन मेल इजैक्यूलेट अबाउट 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ क्वाइटस ऑफ विच। क्वाइटस का क्या मतलब होता है बेटा? क्वाइटस का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो या तो बोलो कि जब इंसेमिनेशन हुआ तो इतना सीमन गया, या तो बोला जब इजैक्यूलेशन हुआ। बोथ आर सेम। इंसेमिनेशन मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ गेमीट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इसलिए उसके लिए शब्द अलग यूज कर लिया। बट जब मैम क्वाइटस हो रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, कॉप्यूलेशन हो रहा है, तो हम कह रहे हैं बेटा 2.5 से 5 ml सीमन रिलीज होता है, और उस 2.5 से 5 ml सीमन के अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स है। For normal fertility, at least 60% of the sperm must have normal shape and size. At least 40% of them, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक शब्द है बेटा, 40%, सॉरी ये देम बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि बच्चा गलत सोचता है। बच्चा सोचता है 200 से 300 मिलियन में से 60% का सही होना चाहिए शेप एंड साइज, 40% का मैम होना चाहिए विगरस मोटिलिटी। नहीं भाई, जिसकी शक्ल सूरत सही है उसमें से 40% का विगरस मोटिलिटी होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब यहां पे बेटा आगे वाली लाइन भी एक बार देख लो। स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर ट्रांसपोर्टेड बाय एसेसरी डक्ट।
बिल्कुल एसेसरी डक्ट से स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होता है। सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। देखो यहाँ पे वो लाइन दी हुई है कि जितने भी एसेसरी डक्ट्स हैं उसने बेटा ट्रांसपोर्ट किया, along with accessory duct and accessory glands, उनका जो सिक्रीशन है उन्होंने बेटा स्पर्म की मोटिलिटी में भी हेल्प की और मूवमेंट में भी हेल्प की। ये वाली लाइन को अपने बेटा नोट्स में ऐड कर सकते हो कहीं ना, यहां से लेके यहां तक ऐड कर लो नोट डाल के, है ना। सिक्रीशन ऑफ द एसेसरी ग्लैंड्स along with the accessory duct, इन्होंने उनकी मूवमेंट भी करवाई और बेटा मैच्योरेशन में भी कहीं ना कहीं हेल्प की। द सेमाइनल प्लाज्मा along with the sperm constitute the semen। जो सेमाइनल प्लाज्मा है यानी सारे ग्लैंड्स का सिक्रीशन, इसके साथ जब मैंने स्पर्म को जोड़ दिया तो ये कहलाता है मैम सीमेन। द फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय टेस्टिक्यूलर हॉर्मोन्स। बिल्कुल बेटा, आपके मेल में जितने भी एसेसरी डक्ट्स है, जितने भी एसेसरी ग्लैंड्स है, उनको मेंटेन करने का काम मेल हार्मोन का है। फीमेल के अंदर फीमेल हार्मोन का होता है, तो सारे एसेसरी डक्ट, सारे एसेसरी ग्लैंड्स मेल हार्मोन एंड्रोजन की मदद से मेंटेन हो रहे हैं। ठीक है, जल्दी से बेटा एक बार मुझे बता दो, अभी वो वाली चीज बेटा हमने पढ़ी नहीं है ना। जितने भी बच्चे स्पैम कर रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, बाकी बच्चे एक बार मुझे बता दो अगर सबको समझ में आ गया, थम्स अप दे दो। यस, 40% फिर से बोल रहा है, 40% आउट ऑफ टोटल है क्या भाई? भाई तुम डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? कौन सा दिमाग लेके बैठे हो यहाँ पे? कैसे पढ़ते हो भाई? 5 बार एक चीज को बोला, मेडिकल कॉलेज में गलती से पहुंच भी गए ना बेटा, तो टीचर एक बार बोल के खिसक लेगा भाई, रोना निकल जाएगा तुम्हारा। तुम्हें बुरा लग सकता है मैम बुरा बोल रही है, पर सच्चाई बता रही है भाई। यहाँ तुम्हें स्पून फीडिंग की आदत हो जाती है। जैसे मेडिकल कॉलेज सीनियर से पूछना, तो तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे हो ना, सीनियर से पूछना एक बार टीचर बोल के निकल लेगा, तुम है ही करके बैठ जाओगे। रिग्रेस मोटिलिटी दो तुम्हारी बेटा, ऐसे मोटिलिटी वाले थप्पड़ पड़ेंगे ना, तुम्हारी मोटिलिटी निकलेगी बिल्कुल क्लास के बाहर। हाँ चलिए जी, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस चालू करते हैं। बिल्कुल ध्यान से नहीं सुनते, बिल्कुल ध्यान से नहीं सुनते। आदत पड़ चुकी है कि 4 बार पूछेंगे मैम से, 4 बार पूछेंगे सर से। मैं तो फिर भी भाई बता ही देती हूं, सही बता रही हूं बेटा। एटीट्यूड चेंज करो, आगे पढ़ना है तो। चलो जी, यस डन 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 डन। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते हैं। आज मैं आपको एक होमवर्क देके जाऊंगी कि एनसीईआरटी में किस तरीके से आपको अभी तक के टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में बहुत छोटी सी बात लिखनी है जो एनसीईआरटी में दी हुई है। जो हम कह रहे हैं ना बेटा कि प्यूबर्टी के वक्त में मैम हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस चालू होती है। सबसे पहले जो हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं वो है बेटा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस के कौन से हार्मोन्स हैं मैम? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। बेटा तुम स्पैम कर रहे हो, तुम स्पैम कर रहे हो कि मैम आवाज कम है। मैं चेक करा लेती हूँ, मैं चेक करा लेती हूँ। बेटा ये पॉइंट तुम नोट नहीं कर पा रहे, तुम्हें बोला मैंने एक लाइन नोट करने के लिए, तुम क्यों? हमने वैसे सारी चीजें लिखी हुई है, बस एक ही तो लाइन नोट करनी थी। अब गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है हाइपोथैलेमस का, वो इंक्रीज होता है पिट्यूटरी में, सॉरी वो इंक्रीज होता है प्यूबर्टी में। यार एक बार आवाज चेक कर लेना तो मेरी। वो इंक्रीज, हाँ मुझे पता है ये आते हैं कुछ नालायक, फिर भी कर ले, फिर भी कर ले, मेरी तसल्ली के लिए कर ले, ठीक है। तो बेटा प्यूबर्टी के वक्त में बेटा क्या इंक्रीज होता है? प्यूबर्टी के वक्त में इंक्रीज होता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। बस जो 11वीं में हमने पढ़ा था ना बेटा कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन किस पर एक्ट करता है, फिर वो आगे जाके क्या प्रोड्यूस करता है, फिर वो आगे जाके किस पर एक्ट करता है, बस उस चीज के लिए बेटा एक बारी देख लो। ठीक है, उस चीज के लिए एक बारी बेटा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस देख लो। तो हम बोल रहे हैं बेटा कि ड्यूरिंग प्यूबर्टी अपने कौन से हार्मोन्स इंक्रीज हुए बेटा? अपने कौन से हार्मोन्स इंक्रीज हुए? इंक्रीज्ड GnRH, यानी कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन।
अब मैं आपको एक्चुअल में बोल रही हूं, क्योंकि इंक्रीज इन ये यही क्या करता है, फर्दर विल प्रमोट स्पर्मेटोजेनेसिस। कैसे करवा रहा है वो पूरा फ्लो चार्ट में आपको लिखवा रही हूं। फर्दर विल प्रपोज स्पर्मेटोजेनेसिस बाय helping in secretion of FSH। यहीं पे सारे फुल फॉर्म लिख लो जिन्होंने 11वीं नहीं पढ़ी है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, and LH luteinizing hormone फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे बेटा। मैंने इतनी कहानी लिखती नहीं हूं, बट कई बच्चों ने पढ़ा नहीं है ना बेटा 11वीं, उनके लिए मुझे ये बताना पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट ज्यादा ही तो लगेंगे ना, एटलीस्ट उनको भी क्लियर होगा जिन्होंने बिल्कुल ही डब्बा गोल कर रखा है 11th का। अब मैंने इसको फ्लो चार्ट में तुम्हें समझाती हूँ कि हो क्या रहा है, ये कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस करवाते हैं। इन हार्मोन्स का नाम बेटा यहीं पे याद रख लो। GnRH का नाम आगे oogenesis में भी आएगा बेटा। देवांशी कह रही है कि मैम, दिव्यानी कि मैम ये तो 10th में भी था। यार बेटा था तो 10th में और 11th में बहुत कुछ, बट कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो ये नाम यहीं पे याद रख लो, आगे oogenesis में भी काम आएगा। एक फ्लो चार्ट बनाएंगे कि ये कैसे बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट या कंट्रोल करते हैं। हाँ बेटा मैंने अभी आपको मैंने जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पढ़ाया था, नहीं, मैंने आपको 11th में ये चीज बताई थी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मेल्स में एक और नाम होता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी मैं सब बता रही हूँ कि उसको ये क्यों बोलते हैं। जिन्होंने भी 11th नहीं पढ़ी है उसके लिए भी नोट में लिखवा दूंगी, ताकि आपको ना ये पढ़ते वक्त दिक्कत ना आए, ठीक है। डन 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 यस। अब बेटा इसका जरा सा फ्लो चार्ट बनाए क्या, इसका थोड़ा सा फ्लो चार्ट बनाए क्या बेटा, कि ये कर क्या रहे। हाँ बिल्कुल ऐसा सा फ्लो चार्ट बनाएंगे बेटा। आप सेंटर में बनाना और कुछ ना बेटा ऐसे एरोज लगेंगे, तो ऐसे एरोज के लिए थोड़ा सा ना लेफ्ट और राइट में स्पेस रखना। बाकी फ्लो चार्ट तो सीधे सीधे बनेगा, आप नॉर्मल पोर्ट्रेट में बना सकते हैं। ये हार्मोनल कंट्रोल का ही हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं। तो अपने पास सबसे पहला ग्लैंड है, याद करो बेटा, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसीलिए मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के तो वैसे बहुत सारे हार्मोन्स है, बट मैम अभी हमें जिस हार्मोन का काम है वो हार्मोन है हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला GnRH। अब आपको इसकी फुल फॉर्म वापस से लिखने की जरूरत ही नहीं है, जिसका नाम ही है बेटा गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। स्पर्म की लाइफ बतानी है ना, चलो मैं साइड में लिख लेती हूँ ताकि मैं तुम्हें बता दूं, भूलू ना। जो भी बच्चा स्पर्म की लाइफ पूछ रहा है लास्ट में बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है बेटा, हाफ पेज में हो जाएगा बेटा। हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। आप खुद सोच के देखो ना, जिसका नाम ही है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, वो गोनाडोट्रोफिन्स को रिलीज करवाएगा, गोनाडोट्रोफिन को रिलीज करवाएगा फ्रॉम जहां से गोनाडोट्रोफिन रिलीज हो सकते हैं, जो गोनाडोट्रोफिन को प्रोड्यूस कर रहा है वहां से गोनाडोट्रोफिन को रिलीज करवाएगा। गोनाडोट्रोफिन्स होते हैं FSH और LH। LH और FSH को साथ मिला के बोला जाता है गोनाडोट्रोफिन, उसको रिलीज करवाने वाला गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो मैम इसने किस पर एक्ट किया, इसने एक्ट किया मैम एंटीरियर पिट्यूटरी पर, इसने एक्ट किया मैम एंटीरियर पिट्यूटरी पर, और एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवा दिया गोनाडोट्रोफिन, क्योंकि गोनाडोट्रोफिन्स में एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स है। हार्मोन्स के नाम क्या है, गोनाडोट्रोफिन्स। एक मैम रिलीज करवाया इसने FSH, एक रिलीज करवाया मैम LH। इन दोनों को साथ मिला के बोला जाता है बेटा गोनाडोट्रोफिन, ठीक है। मैं इसी जगह पे लिख दे रही हूं, जिसको नहीं पता है
LH and FSH together known as गोनाडोट्रोफिन्स। जिन्होंने 11th नहीं पढ़ी है इस लाइन को एक बारी नोट कर लो, फिर मैं उस वाले पेज पे जाऊंगी। ठीक है, जल्दी 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 जल्दी, डन 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 डन। इनको एक साथ में बोला जाता है बेटा गोनाडोट्रोफिन्स। वहां पे आए फिर वापस, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इस फ्लो चार्ट से क्वेश्चन पूछते हैं। ये लिख लिया ना, इनको टुगेदर गोनाडोट्रोफिन्स बोलते हैं। इस फ्लो चार्ट से बेटा क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्वेश्चंस आते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस पर एक्ट करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पर एक्ट करता है। इनफैक्ट बेटा यहाँ पे भी फिलिंग द ब्लैंक्स दे देते हैं कि इसका कौन सा हार्मोन है, डैश डाल देंगे। वो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज करवाता है, यहाँ डैश डाल देंगे, तो फिलिंग द ब्लैंक्स करके भी क्वेश्चन आ जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस पर एक्ट कर रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस पर एक्ट कर रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पर एक्ट कर रहा है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट कर रहा है मैम लेडिक सेल्स पर, जिसको आप इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं, लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल। और मैम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट कर रहा है सर्टोली सेल्स पर। ये किस पर एक्ट कर रहा है मैम? सर्टोली सेल्स पर। किसी को यहां तक कोई दुखदर्द समस्या, किसी को यहां तक कोई दुखदर्द समस्या? फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस पर एक्ट किया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पर एक्ट किया। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, है ना। डीपीपी 2 में क्वेश्चन था क्या इसका? अच्छा बेटा, हो सकता है आज के डीपीपी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चंस होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम ये मत सोचना टॉपिक नहीं हुआ, कोई बात नहीं बेटा, अगली क्लास में हो जाएगा, चिल। ठीक है, अगली क्लास में सॉल्व कर लेना, उसे लोड मत लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि जब इसने लेडिक सेल पर एक्ट किया तो लेडिक सेल क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? लेडिक सेल का जो काम है वो काम करेगा। सर्टोली सेल पर किया तो मैम सर्टोली सेल का जो काम होगा वो सर्टोली सेल करेगा। यहां पे मैं एक नई चीज भी बताऊंगी। ठीक है, जैसे लेडिक सेल, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेडिक सेल क्या प्रोड्यूस करने लगते हैं मैम? दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंड्रोजेंस। क्या प्रोड्यूस करते हैं मैम? एंड्रोजेंस। मेन एंड्रोजेंस कौन से है बेटा? टेस्टोस्टेरोन। और बेटा जब तक टेस्टोस्टेरोन होगा ही नहीं तब तक स्पर्मेटोजेनेसिस हो ही नहीं सकती है। एक तो बेटा एंड्रोजेंस का काम होता है सारे एसेसरी डक्ट्स को, एसेसरी ग्लैंड्स को मेंटेन करना, ग्रोथ और रेगुलेशन करना, है ना। और दूसरा काम है एंड्रोजेंस इनडायरेक्टली स्पर्मेटोजेनेसिस करवाते हैं। एंड्रोजेंस होने चाहिए, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन प्रमोट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टोस्टेरोन प्रमोट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। यहां तक पहले मुझे एक थम्स अप देके बता दो, किसी को कोई दुखदर्द समस्या? इट प्रमोट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। बहुत सारे काम करता है बेटा, जो तुमने 11वीं में पढ़ा है वो यहां लिखने की जरूरत नहीं है। मेल सेक्सुअल बिहेवियर, मेल पैटर्न ऑफ हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, द काइंड ऑफ बॉडी दैट द मेल हैज, द लो पिच ऑफ वॉइस, सो मेनी बेटा डिफरेंट इराइथ्रोपोएसिस करवाना, अलग अलग फंक्शंस होते हैं एंड्रोजेंस के। तुम्हें यहां पे वो काम नहीं है क्योंकि वो 11th के चैप्टर का है। यहां पे तुम सिंपली याद रख सकते हो जो इस टॉपिक से रिलेटेड है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। ठीक है, यस। तो जब मैम गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ने एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट किया तो एंटीरियर पिट्यूटरी स्टार्ट्स रिलीजिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट्स ऑन लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स। लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंड्रोजेंस और टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। अरे लिखवा दो बेटा, पागल हो क्या? लिखना नहीं है भाई यहाँ पे वो वाली चीजें, कह रहे हैं उसके फंक्शन लिखवा दो। बेटा यहाँ तुमसे सच में कोई नहीं पूछेगा भाई, 11th रिवाइज कराऊंगी, तुम 11th हार्मोन वाला टॉपिक चैप्टर यहाँ पे क्यों लिखोगे फालतू में जब मैं कराऊंगी तुम्हें, है ना। अच्छा, दूसरा सर्टोली सेल क्या करती है बेटा? सर्टोली सेल तो बहुत सारे फंक्शंस करती है। जब आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल पर एक्ट करता है तो सर्टोली सेल वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस करती है। यहाँ पे तो तुम मेनली 2-3 फैक्टर्स लिख लो कि सर्टोली सेल मैम क्या कर रही है,
एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स रिलीज कर रही है। याद है जो मैंने कहा था, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। तो जैसे इसने क्या प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस ABP, प्रोड्यूस SMF, SMF यानी स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। वापस से पोथियां मत लिखो बेटा, वापस से। बेटा क्यों इतनी स्पैम कर रहे हो बेटा, मैंने अपनी वॉइस चेक करवाई है, वॉइस लो बिल्कुल नहीं है, वॉइस लो बिल्कुल नहीं है। कोई कह रहा है वॉइस हाई है, कोई कह रहा है लो है, तुम स्पैमिंग कर रहे हो। मैं तुम्हारे लिए, तुम्हें पता है अर्जुना में भी मैं कितनी बार वॉइस चेक कराती थी। क्यों कर रहे हो बेटा ऐसे, क्यों कर रहे हो? SMF है तो मैम स्पर्मियोजेनेसिस करवाएगी। यार मेरी वॉइस एक और बार चेक कराना, इधर मेरे को फोन में सुनाना। ये स्पर्मियोजेनेसिस करवाएगी। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का क्या काम था, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का क्या काम था, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का काम था एंड्रोजन से बाइंड करना। याद है मैंने वहां पे ये पॉइंट लिखवाया था, दिस इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो एंड्रोजन से बाइंड कर सकता है ताकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन, उसका लेवल जो है वो अप रख सके बेटा इन द टेस्टिस। ABP इसका काम क्या होगा, बाइंड्स टू एंड्रोजन, दिखाना, बाइंड्स टू एंड्रोजन, एंड्रोजन से बाइंड करेगा। सेक्रीशन ऑफ FSH, यहीं पे सारे फुल फॉर्म लिख लो जिन्होंने 11वीं नहीं पढ़ी है। फॉलिकल, सारा सही है हार्मोन। बेटा थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे क्रैक हो जाती है तो ठीक है, मैं मानती हूँ, कभी हाई पिच पे बोला मैंने, बट जब तुम लो बोल रहे हो तो मुझे समझ नहीं आ रहा यार। बेटा एक और मैं इसका ना तुम्हें एक हार्मोन बता देती हूँ, आई थिंक वो एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा अतिरिक्त ज्ञान है। ये प्रोड्यूस करती है इनहिबिन, ये इनहिबिन नाम का भी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है बेटा, इनहिबिन हार्मोन। ये थोड़ा सा अतिरिक्त ज्ञान है तो इसके ब्रैकेट में मैं अतिरिक्त ज्ञान लिख दे रही हूं। ठीक है, यस। मैम उनके मोबाइल का साउंड स्लो लो होगा। सर्टोली सेल बेटा इनहिबिन नाम का भी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है। इनहिबिन का नाम तो वैसे भी नेगेटिव लग रहा है ना बेटा, तो इनहिबिन का काम होता है नेगेटिव फीडबैक देना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। आपने बेटा 11वीं कक्षा में नेगेटिव फीडबैक का मतलब पढ़ा था, कोई मुझे बता पाएगा बेटा नेगेटिव फीडबैक का क्या मतलब है? नेगेटिव फीडबैक का क्या मतलब होता है? नेगेटिव फीडबैक का मतलब होता है इनहिबिट करा देना। और जब भी आप कोई भी फीडबैक पढ़ते हैं ना बेटा, वो किसी भी प्रोसेस की रेगुलेशन के लिए होता है। कि आपके मन में सवाल आए कि नेगेटिव फीडबैक क्यों मिलता है, आपके बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं ना बेटा, वो इन्हीं फीडबैक मैकेनिज्म से काम करते हैं। बॉडी में अगर फीडबैक्स ना हो, नेगेटिव फीडबैक्स ना हो, पॉजिटिव फीडबैक्स ना हो, तो आपकी जो रेगुलेशन हो रही है ना बेटा, प्रॉपर वर्किंग हो रही है हार्मोन्स की, वो नहीं हो पाती। इसीलिए आपको फीडबैक्स देने पड़ते हैं। ठीक है, वेरी गुड, टू स्टॉप, टू चेक अपॉन, वेरी गुड बेटा। नेगेटिव फीडबैक का मतलब होता है स्टॉप करना, है ना, चेक करना बेसिकली, ताकि प्रॉपर रेगुलेशन हो पाए। तो एफएसएच जब सर्टोली सेल पर एक्ट करते हैं ना, तो सर्टोली सेल इनहिबिन नाम का भी एक हार्मोन बनाती है, जिसका काम होता है नेगेटिव फीडबैक देना एफएसएच को, बेसिकली फॉर रेगुलेशन पर्पस। एंड बेटा एंड्रोजन जो है ना, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक दे सकती है। इनफैक्ट एंड्रोजन जो है वो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को भी नेगेटिव फीडबैक दे सकती है, अगेन ओनली फॉर रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ओनली फॉर रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी मैं आपको एनसीईआरटी से रीड कराऊंगी ना तो और क्लियर हो जाएगा, बट मैं साइड में बेटा एक बारी और आपको क्या करती हूँ बेटा, एक बारी और आपको क्विक रिवीजन करा देती हूँ। ठीक है, यस, आप एक बारी फटाफट से इसे नोट करो। हाइपोथैलेमस का हार्मोन होता है जीएनआरएच। जीएनआरएच एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है दो हार्मोन, एफएसएच और एलएच, जिनको एक साथ मिला के बेटा बोला जाता है गोनाडोट्रोफिन्स। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल्स पर एक्ट करती है बेटा, बेटा लर्न कर लो प्लीज,
है ना। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेटा सर्टोली सेल पर काम करती है, सर्टोली सेल्स से उसके सारे फंक्शंस को करवाती है, जिसमें से मैंने आपको एक दो फंक्शंस यहाँ पे लिखे हैं। जैसे सर्टोली सेल से प्रोड्यूस करवाएगी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, प्रोड्यूस करवाएगी स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स, प्रोड्यूस करवाएगी इनहिबिन नाम का हार्मोन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स का काम होता है एंड्रोजन से बाइंड करके मैम उसकी कॉन्सेंट्रेशन को एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करके कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में अवेलेबल रहेंगे बेटा। एंड स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर का काम ही था, आपने पढ़ा, स्पर्मियोजेनेसिस करवाना, यानी कि स्पर्म बनाना फ्रॉम द स्पर्मेटिड। इनहिबिन का काम होता है एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक देना। एंड्रोजन्स का काम होता है ओवरऑल बहुत सारे फंक्शंस करना, जिसमें से एक होती है स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना। एंड्रोजन्स मैम दोनों को नेगेटिव फीडबैक दे सकती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को भी और जीएनआरएच को भी। अगेन ऑल द काइंड ऑफ फीडबैक इज ओनली फॉर द रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर बेटा सबको समझ में आ गया है तो एक थम्स अप दे दो बेटा, अगर सबको समझ में आ गया है तो एक थम्स अप दे दो बेटा। डन डन कर लो। एक दो पॉइंट्स नोट डाल के लिखेंगे जिसमें मैं आपको स्पर्म की वायबिलिटी का मतलब होता है बेटा कि वो कितने टाइम तक जिंदा रह सकता है फीमेल बॉडी के अंदर, है ना, जो एनसीईआरटी का डेटा है। और प्लस मैं आपको बताऊंगी वो जो मैं आपको बता रही थी ना, एक हार्मोन है जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वैसे तो तुम बता सकते हो, इस फ्लो चार्ट में ही वो नाम छुपा हुआ है। कौन से हार्मोन को यहाँ में जो आपने लिखे हुए बेटा, उसका नाम होगा इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। शानदार बेटा, वेरी वेरी गुड। इतने सारे बेटा थम्स अप आ गए, और क्या चाहिए बेटा। चलो, आईसीएसएच किसका नाम होगा बेटा, आईसीएसएच किसका नाम होगा, क्या लगता है? तो नोट डाल के एक दो पॉइंट्स लिखे। नंबर 1 तो जो तुम बेटा पूछ रहे थे, वरना तुम अभी मेरा दिमाग ही खा जाओगे। स्पर्म्स वायबिलिटी मतलब कब तक जिंदा रहेगा, स्पर्म्स वायबिलिटी जिंदा, या लाइफ स्पैन बोल लो, या आगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में थोड़ा काम आएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, तो वहां पे बताना पड़ता है। हाँ, एलएच का नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। शानदार बेटा, वेरी गुड। कैसे पहचाना तुमने कि एलएच का ही नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन? मेल्स में ना बेटा एलएच का नाम होता है, ये थोड़ा टेढ़ा लिख गया यार, मेल्स में बेटा एलएच का नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्यों होता है बेटा? क्योंकि एलएच का काम है इंटरस्टिशियल सेल्स पर काम करना, तो इंटरस्टिशियल सेल्स पर जो काम करेगा उसी का नाम ना होगा इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो इंटरस्टिशियल सेल पर काम करे उसी का नाम है आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसके लिए बेटा आप लिख सकते हैं दिस इज 3 दिन 3 डेज। और दूसरा बेटा जो मैं पॉइंट अभी आपको मैंने बताया वो भी लिख लो, LH is also known as, हालांकि ये 11th का है बेटा, LH is also known as ICSH, interstitial cell stimulating hormone, interstitial cell stimulating hormone। ICSH। डन कर लो बेटा। मैम व्हाट इज मुलेरियन डक्ट, आवर टीचर टोल्ड। बेटा टीचर को बोलो मुलेरियन डक्ट, वुल्फियन डक्ट। पता तो बेटा हमको भी है, पर आपको ज्ञान थोड़ी दे सकते हैं इतना बेटा जो आपके काम का नहीं है। बेटा ये सब मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद पढ़ोगे, ठीक है, अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। डन कर लो बेटा, डन। एनसीईआरटी की रीडिंग कर लें एक बारी। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जो मैं तुम्हें बता रही थी बेटा कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर का डिस्क्रिप्शन होता है, जिक्र होता है ना। यस, नेगेटिव फीडबैक के बारे में लिख दूं यहां, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक्स लिख दे रही हूं, चलो लिख दे रही हूं। नेगेटिव फीडबैक्स टू सर्टेन हॉर्मोन्स, is only for regulation of
स्पर्मेटोजेनेसिस। डन 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 डन। हाँ क्वेश्चन करवा दूंगी भाई, रिलैक्स चिल। तुम्हारा दिमाग पढ़ने में बिल्कुल नहीं है ना बेटा, वहीं पे है कि मैम ने 3 क्वेश्चंस लेके आई हैं, मैम ने कराया नहीं है, वो हलवा क्वेश्चंस है बिल्कुल। डन है बेटा। एक्चुअली ना मेरे को आज पता चला है कि हमारे जो पोल्स हैं वो उतने अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं पोल अगर कराऊंगी ना, पहला ट्राई कर लूंगी, सबके पास हो सकता है ना जाए। हमें टेक टीम से आया है कि पोल्स में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो वो विद टाइम थोड़ा अपडेट होगा। जिसके पास चला जाए वो आंसर दे देना, जिसके पास ना जाए तो नॉर्मल कॉमेंट्स में आंसर दे देना, ठीक है। देखो, spermatogenesis starts at the age of puberty due to significant increase in the secretion of gonadotrophin releasing hormone, that is GnRH, है ना। If you recall, it is a hypothalamic hormone। अगर आपको याद आ रहा हो, जैसे कि आपको नहीं आ रहा है, ये एक hypothalamic hormone होता है। The increased levels of GnRH then acts on the anterior pituitary gland and stimulates the secretion of 2 hormones, gonadotrophins, secretion of 2 gonadotrophins, the luteinizing hormone beta and the follicle stimulating hormone। luteinizing hormone और follicle stimulating hormone को secrete करवाएगा। luteinizing hormone act at Leydig cells and stimulate the synthesis and secretion of androgens। Leydig cells पर act करता है luteinizing hormone और मैम androgens की synthesis करवाता है। एंड्रोजेंस क्या करते हैं मैम? इन टर्न इट स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड्रोजेंस स्पर्मेटोजेनेसिस करवाते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट ऑन सर्टोली सेल एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स। देखो एनसीईआरटी मैं बोलती हूं ना बेटा, आपको लगता है एनसीईआरटी आसान है, बट वो सम, फ्यू, ऑल ये कर करके ना बेटा आपकी, समझ रहे हो ना क्या करती है। तो ये सम फैक्टर्स क्या है? SMF। आप बोलोगे एनसीईआरटी में तो दिया ही नहीं है मैम, जैसे कि कुछ आते हैं बेटा, महान सपोले, एनाकोंडास। सम फैक्टर्स मतलब स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स व्हिच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। आपको एनसीईआरटी में बेटा चमका के हाईलाइट नहीं करना है, एनसीईआरटी ढंग से पढ़ लो बस, दैट्स ऑल। ये जो भी मुझे बोल रहे हैं ना कि ऐसे कर दो मैम, ऐसे कर दो, ऐसे कितना करोगे? सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, सबको ऐसे कर दोगे क्या? हाँ, तो सबको ऐसे नहीं करना है बेटा, समझ गए? यस, पूरे लाइंस एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एनसीईआरटी रीड करा रही हूं आज तक, अभी तक हमने, क्योंकि अब हम टॉपिक जो है नया वाला वो बहुत कम स्टार्ट करेंगे, अभी तक की जितनी एनसीईआरटी की, क्योंकि मेल से रिलेटेड हमने सब कुछ पढ़ लिया है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक रीड कर डालो, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, पूरी एनसीईआरटी रीड कर डालो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगी, लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चंस लेके आई हूं एक बारी फटाफट से वो कर लेते हैं, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन दे देंगे, ठीक है। चलिए, जिसको ब्रेक लेना है कृपया करके बेटा फॉरएवर ब्रेक लीजिए और मत आइए, ठीक है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन बेटा आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। अगर आपके पास पोल नहीं आता है तो कृपया करके बेटा इट्स ओके, इग्नोर, आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर दे देना, आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर दे देना। पहला सवाल आप लोग के लिए है बेटा, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स। Sertoli cells are also called as nurse cells. Sertoli cells are involved in spermiogenesis. Sertoli cells provide nourishment to the developing sperms. जल्दी बताओ। यस, Sertoli cells को nurse cells भी बोलते हैं। Sertoli cells are involved in spermiogenesis, यानी कि स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन करवाती है क्या मैम? बिल्कुल, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। सर्टोली सेल प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म्स, तभी तो नर्स सेल बोलते हैं। यानी कि अगर मैं बेटा स्टॉप पोल करूं और शो रिजल्ट करूं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, लेट्स सी बेटा दीदी का आंसर आता है या नहीं। आप सभी का कमेंट्स में तो बिल्कुल सही आंसर आया है, ऑल ऑफ द अबव। सारे बच्चों ने कमेंट्स में बिल्कुल जबरदस्त आंसर दिया बेटा, ऑल ऑफ द अबव। हम दीदी का वेट नहीं करेंगे, हम दूसरे क्वेश्चंस की ओर चल रहे हैं, क्योंकि बेटा हो सकता है पोल ना चले, ठीक है। ओ भाई, पोल चल गया, 85% बच्चों ने सही आंसर दिया है।
सार्थ, ऋषा, नित्या, कुशाग्रा, मुदासिर, आदित्य, ओएस, शौर्य प्रताप, मान, कथारिया, मन कथारिया या मान, एंड अभिषेक बोरा। बहुत सही बेटा, वेरी वेरी गुड। 85%, 100% आना चाहिए बेटा तुम लोग भी ना आसान से क्वेश्चन में। चलिए, स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ। स्पर्मेटिड, गोल गोल स्पर्मेटिड का बेटा कन्वर्जन जब होता है इनटू द मोटाइल स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, उस स्टेप को स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस। यही जो बेटा वर्ड दिया हुआ है ना स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ये एक्चुअल में आपके एनसीईआरटी में नहीं है, पर ये जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं ना, जो कन्वर्ट होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, तो इनका साइज थोड़ा सा इंक्रीज होता है, इनका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट थोड़ा बढ़ जाता है, इसीलिए इसे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बोलते हैं। साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया बन रहे हैं ना बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। अब एजूस्पर्मिया ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट आई होप आप सबने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। स्टॉप पोल ऑप्शन बी। चलिए, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस इज द जनरेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द स्पर्मेटिड। जितने भी बच्चे ये कहेंगे ना कि मैम हार्ड क्वेश्चन कराओ, वैसे तो कोई बोल नहीं रहा है, तो बेटा हार्ड तुम करते रह जाना, नीट में जब पेपर आएगा ना फिर तुम्हें समस्या आएगी। पेपर आसान आता है, एनसीईआरटी बेस्ड आता है, अभी तुम्हें इजी लगता है। ये नलायकी क्यों की है? 77% सिर्फ 77, 12% बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं? अभिनव, सार्थ, दीपांशु, मुदासिर, कमल, मान, वाह, रिपीटेड नाम आ रहे हैं, तथागत, अंश, कुशाग्रा एंड मोहम्मद फरहान अली। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन फटाफट से करो, लास्ट क्वेश्चन है बेटा फटाफट से करो। यस एवरीवन, ठीक है। मैं तुम्हें क्या बता रही थी, अभी आसान लगता है, बट जब तुम अभी तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो, तुरंत तुरंत ताजा ताजा है दिमाग में, जब इतने सारे चैप्टर्स हो जाएंगे, जब फिजिक्स पढ़ लोगे, केमिस्ट्री पढ़ लोगे, तो बुद्धि बेटा भ्रष्ट हो जाती है थोड़े, तो आसान क्वेश्चंस भी डिफिकल्ट लगते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज नहीं करनी है। आसान मतलब मेरे कहने का मतलब है एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आता है, उसके बियॉन्ड मत जाओ। करेक्ट सीक्वेंस बताओ। सबसे पहले कतई स्पर्मेटिड नहीं आता, स्पर्मेटोगोनिया आता है, स्पर्मेटोगोनिया आता है, स्पर्मेटोगोनिया आता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तो नहीं आता, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आता है, करेक्ट है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आता है, करेक्ट है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट करेक्ट है, स्पर्मेटोजोआ आता है या स्पर्म्स आते हैं, जल्दी बताओ। पोल स्टॉप कर दूं? ठीक है, इसको तो देख के बेटा तुरंत आंसर देना चाहिए था। पोल में ना एक्चुअली बेटा लैग जाता है, लैगिंग जाती है, इसीलिए मुझे पसंद नहीं है पोल कराना बेटा, जेन्युइनली बता रही हूँ। तुम लोग ना बोलते रहते हो कराओ कराओ ना, मेरे को पसंद नहीं है। बी ऑप्शन है बिल्कुल सही, स्टॉप पोल शो आंसर, बिल्कुल सही बेटा। पहले आता है स्पर्मेटिड गोल गोल, फिर आते हैं स्पर्मेटोजोआ, बिल्कुल सही। अब बेटा हमारा ये हो चुका है। आई एम श्योर आप लोगों ने क्वेश्चंस जबरदस्त तरीके से किए होंगे। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ तो नहीं पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। बेटा ये 84% क्यों आ रहा है? तुम ये 84% सोच के ये मत सोचो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, 100% आना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। अगर अभी भी 4%, 6%, 3% पता नहीं कौन सी दुनिया में आंसर दे रहे हो यार। मुदासिर, अंश, गगनदीप, शौर्य प्रताप, प्रणव, आयुष, कृष, कुशाग्र, दीपांशु एंड मरियम। चलिए जी, डन डन डन। पोल नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। नहीं नहीं बेटा, एटलीस्ट एक लाइन बेटा, टॉपिक की बेइज्जती हो जाएगी बेटा, टॉपिक की बेइज्जती हो जाएगी। एक लाइन तो लिख लो, एक लाइन लिखने में क्या जाता है, मैं नहीं करा रही हूं यार, एक लाइन लिख लो बस। और आज जो बेटा डीपीपी जाएगी ना, उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको इग्नोर कर देना, वैसे तो डीपीपी सोल्यूशन तुम्हें मिलेगा। अगली क्लास में वो टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जब कंप्लीट होगा तब आप वो डीपीपी अटेम्प्ट कर पाओगे, पहले से बता दे रही हूं, ठीक है। तो लोड नहीं लेना, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बस इंट्रोडक्शन लिख लो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता क्या है बेटा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट कंसिस्ट्स ऑफ, एटलीस्ट ये तो लिख लो बेटा, बस और कुछ नहीं लिखवाऊंगी। इट कंसिस्ट्स ऑफ, मैं आपको एकदम टाइम पे ही छोड़ूंगी बेटा, तुम बल्कि टाइम से पहले रोते हो। नंबर 1 प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, नंबर 2 मेल, सॉरी
मेल पढ़ा पढ़ा के मेल नहीं, फीमेल असेसरी डक्ट, फीमेल accessory glands, female external genitalia। ठीक है, व्हाट इज मेड इजी भाई, फर्स्ट क्लास में नहीं आए थे, बस अगली क्लास में बताऊंगी क्या है। ओवरी आ गई बेटा इसके अंदर, इसमें आ गया फैलोपियन ट्यूब, इसमें आ गया यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना। वैसे सर्विक्स यूट्रस का ही लास्ट पार्ट होता है, अगली क्लास में बताऊंगी। एसेसरी ग्लैंड्स नॉट इन एनसीईआरटी, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया तो बेटा पूरा डिटेल में पढ़ना है, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, यहां लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। along with this, इसके साथ में along with this a pair of functional mammary glands, mammary glands होती है बेटा functional फीमेल में, mammals females में, along with this a pair of functional mammary glands supports, किस चीज को सपोर्ट करती है बेटा, सपोर्ट्स प्रेगनेंसी, फर्टिलाइजेशन, चाइल्ड बर्थ एंड केयर, बस दैट्स ऑल। आगे बेटा हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी की ये एंड करने वाले बच्चों को ऐसा पाप लगेगा ना नीट एग्जाम में, फिर देख लेना। मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ना बेटा कुछ कुछ चीजें छोड़ी हुई है, आप चाहो तो उसे खुद से एक बारी ना पहले से रीड कर लेना, तो पीडीएफ में भी रहेगी, तो कोई लोड नहीं है, आप भी देख के आ जाना, और मैं तो क्लास में कराऊंगी तो उसका भी कोई लोड नहीं है। आप चाहो तो थोड़ा सा एनसीईआरटी से खुद से देख के आओगे तो थोड़ा सा अहेड रहोगे, खुद के पास एनसीईआरटी है तो भी थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख आना। अब बेटा फीमेल वाला पार्ट स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगले क्लास में हम करेंगे बेटा, आप पूरा ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। जल्दी बताओ, डन 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 डन। लेक्चर बेटा समझ में आया, बढ़िया समझ में आया, वैसे तो तुम कमेंट्स कर देते हो, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। टेस्ट सिलेबस ऐप में सब दिखेगा बेटा, बहुत छोटा सा टेस्ट सिलेबस है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ रहा है बस, आई थिंक इतना छोटू सा आ रहा है, शॉर्ट टेस्ट है। मुझसे सिलेबस ना पूछा करो बेटा, क्योंकि मैं इतने बैचेस का टेस्ट सिलेबस देती हूँ कि मैं फिर तुम्हें गलत ना बता दूं। वैसे तो तुम्हारा बहुत ही छोटा सा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक आ रहा है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स पढ़े जाएंगे। आपस में बहुत बातें करते हो बेटा, मैंने देखा है कमेंट सेक्शन में, तो आपस में बातें मत करो, फिर भी तुम करोगे मुझे पता है, ठीक है। वहीं पे जब डाउट्स पूछते हो बेटा, डाउट्स लिए जाते हैं तुम्हारे, मैंने देखे हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स भी सारे डाउट्स बताते हैं, और मैं भी तुम्हारे डाउट्स लूंगी। अगर तुम्हें कोई डाउट्स हैं तो जरूर पूछना, मैं तुम्हारे डाउट जरूर ले लूंगी, ठीक है। हर क्लास में बेटा सॉन्ग कहाँ से नया सॉन्ग कोई लेके आए बेटा तुम्हारे लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, चलो मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी ज्यादा बेटा। कोई गाना नहीं याद आता यार बेटा। बताओ, कोई सजेशन दो, कोई सजेशन दो बेटा, मेरे दिमाग में कोई गाना याद नहीं आ रहा। क्षमा कहे परवाने से परे चला जाए, मेरी तरह जल जाए
यहाँ नहीं आए, क्षमा कहे परवाने से। लेट गाना बताया, अब अगली क्लास में बताना। परे चला जाए मेरी तरह जल जाएगा, यहाँ नहीं आए, वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है। तुम्हें पता है इस लाइन का कितना रिलेटेबल मतलब है? क्षमा कहे परवाने से परे चला जाए, मेरी तरह जल जाएगा, यहां नहीं आ, पर वो नहीं सुनता इसीलिए उसको जल जाना होता है। तुम नहीं सुनोगे तो समझ रहे हो ना? वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू ऑल सुपर सून बेटा इन द नेक्स्ट लेक्चर। आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए, स्पैमिंग मत कीजिए और स्पैमर से दूर रहिए और खुद तो बनिए ही मत बेटा, ठीक है? पाप लगता है। चलिए जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू ऑल बेटा अगले हफ्ते। बाय बाय, थैंक यू।